ऑल राइट, होप आई एम ऑडिबल, प्लीज कंफर्म। कृपया कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच पा रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। नए सप्ताह की शुरुआत, दशहरा 5 तारीख को। वाह 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 वाह। ठीक है। हम्म सारे अर्जुनों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, कि अगर आप YouTube के कंटेंट को लाइव क्लास के कंटेंट से रोज मैच कराते रहेंगे तो आपने कोर्स में एडमिशन क्यों लिया था? हर साल की डिमांड डिफरेंट होती है, ठीक है। टीचर्स हर साल कंटेंट में थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। कि कोई कंटेंट 40 घंटे का है, कोई 50 घंटे का कंटेंट है, उतने घंटे घंटे पढ़ने लगे फिर हो चुका बैच तुम्हारा। ठीक है। सो वी हैव टू बी डीपर, बट वी हैव टू बी सेलेक्टिव, वी हैव टू मेक श्योर दैट योर कोर्स एंड्स ऑन टाइम। वरना लर्निंग भी किसी काम की नहीं है, तुम एग्जाम में यूज ही ना कर पाओ, हम तुम्हें 2 साल मैथ पढ़ाएंगे फिर। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो यूट्यूब से पता है क्यों हटा दिया? क्योंकि क्लास में आके कोई बच्चा बार बार, सर यूट्यूब ट्रिग्नोमेट्री पे आपने थोड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ाया लग रहा है। हमको पता है हमने वहाँ क्या पढ़ाया, हम यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझे कि नहीं? आई नो दैट एवरी बैच नीड टू बी टेकन डिफरेंटली, वरना तो रिकॉर्डिंग ही बेहतर है। फिर तो हम आपको वो बेचते, रिकॉर्डिंग बेचते। तो ट्रिग्नोमेट्री प्राइवेट करा दिया मैंने। ठीक है। अब किस कोई और टॉपिक बोल रहे हो आप, रेशियो, वो भी प्राइवेट करा दूंगा आज। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या, कि आपका जो भटकता हुआ मन है, कहते नहीं है कि जो मिल जाए वो मिट्टी, जो ना मिले वो सोना। वही है कि जो हाथ में चीज़ आ जाती है वो मिट्टी हो जाता है तुम्हारे लिए तुरंत ही। तो तुम क्लास में सीखने के बजाय कहीं भी भटक रहे हो, मेरे ही वीडियो में यूट्यूब पे भटक रहे हो, तो वही देखो यार, यहाँ क्यों क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो अब आपका रेशियो का चैप्टर भी यूट्यूब से हटेगा। ठीक है। आप बताते जाओ कौन कौन से टॉपिक्स आप यूट्यूब पे देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मैं हटाता जाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए आप प्रायोरिटी हैं, मेरे लिए आप प्रायोरिटी हो। तो आपको दिशा दिखाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ठीक है। यूट्यूब के वीडियो हटवा दूंगा सारे। फिर कहाँ से कंपैरिजन करोगे? क्योंकि आप भटक रहे हो अननेसेसरी, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम लाइव क्लास में आके पढ़ रहे हो, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, है ना। बहुत बच्चों का लॉस हो गया, किसी का कोई लॉस नहीं हुआ प्रिया जी, है ना। आपको लगता है कि आदमी रुका थोड़ा ना रहता है, वो कहीं और जाकर कंटेंट देख के टाइम वेस्ट करेगा। बट एटलीस्ट मैं अपने बैच के बच्चों का टाइम तो नहीं बर्बाद होने दूंगा ना। ठीक है। तो आपने रेशियो का नाम ले लिया है, रेशियो हटवा दूंगा आज। ठीक है। क्योंकि आपने जो मैंने रेशियो पढ़ाया उसको ठीक से पढ़ा ही नहीं, आप भटक रहे हो। मैंने क्या बोला था कि जब बैच में आप आ गए हो ना, तो भटकना बंद कर देना। अर्जुन की क्वालिटी क्या होती है? फोकस रहता है, टीचर पे 100% विश्वास करके आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्योधन वाली क्वालिटीज अगर आप दिखाते रहोगे तो मुझे फिर, टफ गुरु नहीं होते हैं जो वही करना पड़ेगा। ठीक है। समझे कि नहीं? तो कोर्स भी हमें देखो, मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली, जैसे आप बात करोगे मुझसे किसी भी टॉपिक की, तो हर एक टॉपिक 100 100 घंटा पढ़ा सकता हूं मैं। इतनी क्लैरिटी है, इतना मज़ा आता है पढ़ाने में। बट सवाल यह है कि कितना घंटा मैं आपको पढ़ाऊं। हाउ मेनी आवर्स शुड आई टीच यू? दैट इज ए कॉल आई नीड टू टेक, राइट। मेरे बैचेस 12 12 महीने चल जाते हैं, 14 14 महीने चल जाते थे पहले, बट वो भी तरीका सही नहीं है। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू टीच मैथ्स ऑल्सो, कि भाई आप 12 14 महीना मैथ पढ़ाते रहो। मेरी सबसे ज़्यादा बुराई इसलिए हुई है अभी तक, क्योंकि लोग आए हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ाई, इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया इतना पढ़ाया कि वो ज़्यादा हो गया। ठीक है। वो ज़्यादा हो गया, वो भी ठीक नहीं है। तो अब हम किस कोशिश में हैं कि आपका लर्निंग आउटकम इम्पैक्ट ना हो। हमारा ये फोकस है कि कोई भी कंटेंट हम अगर शॉर्ट भी करें आपके कोर्स में, तो आपका लर्निंग आउटकम कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेट से क्वेश्चंस की रिपीटेटिवनेस है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी नीड मुझे पता है आपको कभी नहीं पढ़ने वाली है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा
दूर रह के आपको ज़्यादा डायरेक्टेड रखें कि आप उसको ठीक से रिवाइज भी कर पाओ, आप उन चीज़ों को एग्ज़ाम में यूज़ भी कर पाओ। तो बहुत सारा चीज़ चलता रहता है। हर साल हम यही कोशिश करते हैं कि आपके कंटेंट को बेहतर बनाएं, बढ़िया करें, कंसाइज करें और लर्निंग आउटकम आपका डिस्टर्ब ना हो। किंतु आप लोग मानते ही नहीं हो, तो मुझे फिर सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हटाते समय बहुत ही दुख हुआ मुझे, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे उस कंटेंट को देख रहे हैं और वो लगातार लिख रहे हैं, किंतु मुझे आपके लिए करना पड़ा और कोई चारा ही नहीं मेरे पास। ठीक है, समझे कि नहीं? क्योंकि तुम भटक भटक के अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दो। ऑल राइट, तो फिर से एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप बैच में हो, पेड बैच में हो, तो बाहर का कंटेंट मेरा भी देखना छोड़ दो, क्योंकि ये जो भटकाव है वो आपका सिर्फ समय बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। ओके, आप हमेशा भूतकाल या भविष्यकाल में ही रहते हो, वर्तमान से तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कहीं और पहुंच जाते हो। आपने अपने कंटेंट की क्वालिटी कम कर दी। प्रिया जी, आप पढ़ने नहीं आए हो, ये तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, दूसरों की बात मत की आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट की क्वालिटी? हु आर यू टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट? आपको कितना नॉलेज है? आइए पढ़ाइए मेरे साथ, मेरे प्लेटफॉर्म पे। ये तो वही बात हो गई कि बहस करनी है, आपको पढ़ना ही नहीं है। क्या सिखाया गया उससे आपको मतलब नहीं है। अभी आपका एक टेस्ट ले लिया जाए, अभी जान निकल जाएगी आपकी। सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि ये ओवर स्मार्टनेस जो आपकी है ये आपको बर्बाद कर देगा। सुबह शाम में किस लिए मेहनत करता हूं? कि आपका सिलेक्शन हो, वरना मेरे को क्या जरूरत थी कि मैं सुबह शाम 2 टाइम पढ़ा रहा हूं आपको। एक ही बैच को क्यों पढ़ा रहा हूं मैं 2 बैच पढ़ा रहा होता, एक सुबह एक शाम। जब इंटेंशंस पे आपको डाउट होने लगता है ना, इंसान पे जैसे डाउट करना आप शुरू करोगे, आपकी लर्निंग उस अध्यापक से नहीं हो सकती है, फिर आप टीचर बदलो। ओके, मैं कहा आप एक बैच निकालता हूं, आप आओ, 2 साल पढ़ाऊंगा मैं आपको, 2 years पढ़ोगे, 10,000 रुपए फीस दो, 2 साल पढ़ाता हूं आपको मैथ। बट दिस इज नॉट द वे टू टीच। हम हमारे कोर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हमारा कोर्स बहुत ज्यादा लंबा था। ये सबसे बड़ा फीडबैक है। आप एग्जामों का फीडबैक कहीं भी देखो, सब लोग ये बोलेंगे रेमो सर का मैथ्स का कोर्स टाइम से खत्म नहीं होता है। क्यों? कभी आपने इसमें घुसने की कोशिश करी कि टाइम से कोर्स क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि कोर्स जरूरत से ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो वी हैव टू मेक द कंटेंट कंसाइज विदाउट टेकिंग अवे द क्वालिटी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी आर नॉट टेकिंग अवे द क्वालिटी और द लर्निंग आउटकम। हमने ना तो कोर्स की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है, ना ही लर्निंग आउटकम से कॉम्प्रोमाइज किया है। कि जो बच्चा सीख रहा है वो उतना ही सीखेगा, कंटेंट को थोड़ा कंसाइज करेंगे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इन बीइंग एफिशिएंट। आपको पता है मेरा एम क्या है? मेरा एम तो ये है कि इस कोर्स को किसी भी तरह से सिंगल क्लास में कन्वर्ट किया जाए नेक्स्ट ईयर, कि एक ही टाइम क्लास हो और हम इसको 6 महीने में खत्म कर पाए। क्योंकि बच्चे के ऊपर भी तो लोड होता है, बच्चे को भी 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, 5 मिनट बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बच्चों की कुछ शिकायतें आ रही है मेरे पास, वो कह रहे हैं कि सर 4 सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे, मुझे 2 टाइम मैथ्स पढ़ते हैं वो, सुबह और शाम। देन किसी ने उड़ान बैच भी ले लिया है, अब वो 3 क्लासेस मैथ्स की कर रहे हैं, तो उनके सामने बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का भी चैलेंज है। राइट? तो यहां गेम सिर्फ मैथ का नहीं है बालक, अब तो मैथ का थोड़ा वेटेज भी कम हुआ है ना, वेटेज कम हुआ मैथ्स का। तो हम, ऐसा नहीं है कि मैथ्स कितनी भी अच्छी लगती रहे और मुझे कितना पढ़ाना पसंद है, हम दिन भर मैथ्स ही पढ़ते रहे। नहीं, हमें कुछ इस तरह से चलना है जिसका आपको लर्निंग वैल्यू भी सबसे ज्यादा मिले और कंटेंट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। जिस दिन मुझे अपने कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और मैं आपको बता चुका हूं मेरी रिटायरमेंट डेट भी। मेरे को लाइफ टाइम टीचर नहीं रहना है। मुझे टीचिंग पसंद है, पैशन के लिए पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत यूट्यूब पर 3 साल बाद। 2025 में रिटायरमेंट है मेरी, 31 दिसंबर, बता दे रहा हूं आज। तो मेरा कोई शौक नहीं है तुमसे धोखा करने का। ठीक है, बहुत क्लियरली ये बात बोल रहा हूं मैं आपको। 31 दिसंबर 2025 इज द लास्ट डेट ऑफ माई पेड क्लास टीचिंग,
बंद कर रहा हूँ मैं, आई हैव डिसाइडेड नहीं पढ़ाना उसके बाद। तो मेरा कोई ये लाइफ लॉन्ग वो नहीं है कि मैं हमेशा आपको पढ़ाना है और आपको सिखाना नहीं है। मेरा जो मकसद है वो मैं पूरा करके चला जाऊंगा, ठीक है। और टीचर्स को ट्रेन करूंगा, खड़ा करूंगा। बट ये बहुत गलत एटीट्यूड है आपका कि आप यूट्यूब पे भाग भाग के कंटेंट देखोगे, फिर आके यहाँ क्लास में मुझे सिखाओगे। ये आपको नहीं पता कि मैंने क्या कंटेंट डाल रखा है, आपको नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे पता नहीं होता तो फिर वो कंटेंट मैंने बनाया ही नहीं फिर तो ठीक है, ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट rather than learning, rather than going with the teacher, you are willing to take your own path. It's good, take your own path, take your own path. I don't have a problem, but at least let me teach. तो आप बता दो मुझे कि हमको 1 साल मैथ्स पढ़ना है, हमको कोई मतलब नहीं सीजीएल 2022 एग्जाम से, पढ़ते हैं। फिर मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 महीने में पढ़ाऊंगा, बिकॉज वो टॉपिक ही ऐसा है कि 2 महीने पढ़ो, मजा आएगा आपको। बट सवाल यह है कि जो प्रोबेबिलिटी डाली गई है आपके सिलेबस में वो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, तो 2 महीना उसको पढ़ाऊंगा तो आप कैसे बाकी सब्जेक्ट करोगे, ठीक है। तो मुझे आपको सफल बनाना है, मुझे ये नहीं करना है आपको कि बस मैथ 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 पढ़वा के मैथ्स में उस्ताद बना दिया और फिर बर्बाद घूम रहे हो तुम, ठीक है। बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको तैयार करने, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि हाँ, बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस बैच का, वो क्या है कि आपको मैथ्स में अच्छा कर देना, ताकि मैथ्स में आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो वो असेसमेंट भी किया हमने कि कैसे करना है, कंटेंट को किस तरह से थोड़ा मॉडिफाई करना है इस बार। अब अगर आप मॉडिफिकेशन ही अलाउ नहीं करोगे फिर तो आप यूट्यूब से पढ़ो ठीक है, कि नो नो सर यू कांट मॉडिफाई योर कंटेंट, यूट्यूब से हमने देख लिया सब कुछ, तो यूट्यूब से पढ़ो फिर आप। हाँ जी, लर्न फ्रॉम यूट्यूब। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डोंट नेवर डाउट माई इंटेंशंस। आई एम नॉट, टीचिंग इज नॉट गोइंग टू बी माई ब्रेड एंड बटर फॉर लाइफ, नॉट एट ऑल, ठीक है। मैं पढ़ाने आया था कि बच्चों को सिखाना है, मुझे लगता है काफ़ी पढ़ाया है मैंने बच्चों को, और बहुत इंटेंस टीचिंग कर रहा हूँ अभी मैं, डेली 4 क्लास पढ़ा रहा हूँ पर डे। तो बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है। तो 3 साल और करना है काम बस, ठीक है। उसके बाद 2025 के बाद मैं टीचिंग, मतलब एज ए प्रोफेशनल टीचर मैं टीचिंग छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने पैसा दिया है, और पैसा देने के बाद आपको ये लगने लगता है कि यार अब तो फंस गए हैं। तो ये कभी मेरे बारे में मत सोचना, मेरे लिए इन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉनेटरी एम्बिशंस मेरे नहीं हैं। पेड कोर्सेज लाने का पर्पज़ ये होता है कि मैं भी बाउंड हो जाता हूँ। आप देखो यूट्यूब पे मैं रेगुलर नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है, राइट, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट आपकी क्लास में मुझे आना है, क्योंकि मुझे पता है आपने पेमेंट किया, पैसा दिया है, तो एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है आपकी भी मेरी भी। आपको भी लगता है कि हम फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे भी लगता है कि मुझे आ, आपको बेस्ट देना है। तो ये एक सेटअप है एक तरह से कि मैं आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। लेकिन मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, अध्यापक के ऊपर शक करने से, पता है मेरा आईआईटी में सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण था कि मैंने अपने केमिस्ट्री के टीचर पे शक कर लिया, सीरियसली। मुझे लगता था कि यार ये बंदा इतना मस्ती मस्ती में पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री को मजाक मजाक में करवाता है, यार ये ऐसे थोड़ा ना सिलेक्शन होगा आईआईटी में, केमिस्ट्री तो हम इससे नहीं सीख सकते। और मैंने फिर क्या किया, उसे पढ़ना ही छोड़ दिया। मैं कहा बेकार टीचर है, खुद से खूब गोते लगाए, खूब इधर उधर भागा, इसके नोट्स उठाए, उसके नोट्स उठाए। और मेरे आईआईटी मेंस उस टाइम पे प्री और मेंस का कल्चर था, अभी तो ये जेई एडवांस और ये सब आ गया है, सब्जेक्टिव पेपर होते थे उस टाइम पे। आई जस्ट गॉट ओनली 9 मार्क्स आउट ऑफ 60 इन केमिस्ट्री इन टीयर, जो मेंस होता था आईआईटी का। बाकी मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर थे, फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर थे, मतलब मेरे जो टोटल मार्क्स थे वो कट ऑफ जो ओवरऑल थी उससे ज़्यादा थे, उस हिसाब से मैं आईआईटी में होता। लेकिन केमिस्ट्री का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था मेरा। पेपर ख़त्म हो गया, मैंने एनालिसिस करी कि क्यों हुआ ऐसा। खैर स्टेट एंट्रेंस में बहुत अच्छे रैंक थी, 103 रैंक थी, तो कोई इशू नहीं था कि चलो वहाँ ले लेंगे एडमिशन। बट आईआईटी में ना होने का जो एनालिसिस था, मैंने उनके नोट्स उठाए,
जो उन्होंने पढ़ाए थे, फ्रेंड से मांगे, और मैंने खोल के देखा, और मैंने देखा कि जो कुछ उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी, ठीक है, वो अमेजिंग था। और अगर उसको हम ठीक से पढ़ लिए होते 10 बार तो हमने निकाल लिया होता एग्जाम, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा किया होता। बट ही वॉज मेकिंग इट मच ईजियर, तो आई फेल्ट कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट द वे टू लर्न, दिस इज नॉट द वे टू लर्न, and I could not get selected into IIT. So never doubt your mentors, and if you have doubt on your mentor, find another mentor. आप दूसरे मेंटर के पास चले जाओ तुरंत ही, क्योंकि ये समय उसी चीज़ का है कि आप इस समय चेंज कर लो मेंटर। अभी टाइम है, 6 महीने एग्ज़ाम है मेंस आपका, और भी टीचर्स हैं जो अच्छे हैं। तो हो सकता है मैं आपके साथ सटीक नहीं बैठ रहा हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन को मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ। होता ही है, लोग शादी कर लेते हैं, उनको लगता है उनकी बीवी अच्छी नहीं, दूसरे की अच्छी है, ठीक है, यही होता है, जीवन यही है कि आपको पता तब चलेगा महत्व यहाँ का जब आप कहीं और जाओगे। लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं, फिर वापस आए यहाँ पर, आपको पता है, दे हैव कम बैक, कि यहाँ जो सीखा वो तो कहीं मिला ही नहीं। एक बच्चे का तो यही मैसेज आया कि हमने आपके ऊपर डाउट किया और हम छोड़ के दूसरे टीचर के पास चले गए, पूरा 1 साल बर्बाद करके वापस आया है वो बच्चा मेरे पास, मैसेज किया उसने कि सॉरी सर। तो तुम्हें टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब भटकती हुई आत्माएं मुझे दिखती हैं तो मुझे काफ़ी काफ़ी दुख इसलिए होता है, क्योंकि ये भटकाव आपको लेके डूब सकता है। ज़िंदगी में सारे पहलू मैंने देखे हैं ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ। इंसान की नीयत देखा करो हमेशा, और अगर उसकी नीयत सही है तो उसके साथ लग जाओ, ठीक है। वो तुम्हें गलत दिशा में कभी लेके जा ही नहीं सकता है। जिसकी नीयत सही है ना, जो तुम्हें सुबह शाम आके दोनों टाइम पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसकी नीयत सही है। और अगर नीयत सही है तो उसके साथ ही लगे रहो, बस जो कहे वो करता रहो, क्योंकि आपसे ज़्यादा जानकार हो एग्जाम के बारे में भी, जिंदगी के बारे में भी, ठीक है। सो एनीवे, आपको मेरी बात पसंद आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। लोगों को समझाओ तो भी लोग बुरा मान जाते हैं आजकल तो ठीक है, ये भी एक रिस्क है बहुत बड़ा। ऑल राइट, तो इस डिस्कशन से आपको मेरी रिटायरमेंट डेट पता चल गई। मैं पब्लिक नहीं करना चाह रहा था, बट एनीवे ठीक है, ज़रूरी हो जाता है कभी कभी बताना लोगों को। थैंक यू। चलो, कितने सवाल कर लिए थे हम लोगों ने? ये 20 मिनट का डिस्कशन शुरू से काट दूंगा ताकि आपको रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना हो, टीम से बोल दूंगा काट दें, और मेरी बात बुरी लगी हो तो भूल जाना इसको। कितने सवाल हो गए थे? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डिड? हाँ जी, 115, ठीक है, 115, 116, आई थिंक ये हो गया था, हाँ ठीक है। चलो ये सवाल देखो, कॉट ए प्लस टैन ए की वैल्यू दी है और x के बराबर है, और sec a माइनस कॉस ए आपका y के बराबर है। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जो एक्स स्क्वायर इंटू वाई आपको दिया हुआ है, ये कॉट ए प्लस टैन ए एक्स के बराबर है, ये sec a माइनस कॉस ए आपको यहां पर दिया हुआ है। तो हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है और सॉल्व करके दिखाना है किसके बराबर है। दो तरीके हो सकते हैं कि हम एक ही एक वैल्यू मान लें, एक को जीरो मत मानना, जीरो पे 2 ऑप्शन 0, 2 ऑप्शन 1 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक को कोई और वैल्यू एज्यूम करें तो बात बन सकती है कि ये हमारा उत्तर आ जाए। तो एक को हम क्या मान सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं क्या? यस। एक को अगर आप चाहो तो ये भी मान सकते हो कि ए हमारा 135 डिग्री है, क्योंकि 135 डिग्री पे tan ए नेगेटिव हो जाता है, और tan अगर आपका नेगेटिव हो गया तो ये -1 के बराबर हो जाएगा और हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। 45 पे दोनों बराबर होंगे, हमारा डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। sec a जो होता है ये -√2 होता है 135 पे। तो अगर 135 हम रखेंगे और हमारे 4 ऑप्शन हैं 0, 1, tan a की वैल्यू -1 है और sec a की वैल्यू आपकी -√2 के बराबर है, तो हम निकालते हैं कि ये वैल्यू क्या आने वाली है। तो cot a प्लस tan a अगर आपका x के बराबर है तो x की वैल्यू लिखता हूं मैं क्या है,
मैंने a को 135 डिग्री रखा तो ये वैल्यू 0 हो गई। क्या हो गया? x 0 हो गया। देखो जैसे आपने a को 135 रखा, क्या ये 0 हो गया? बिल्कुल भी नहीं, ये वैल्यू -2 के बराबर हो गई, क्योंकि tan a cot a दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, -1 ठीक है। इसके बाद y की जो वैल्यू है वो sec a माइनस cos a है। अगर y की वैल्यू sec a माइनस cos a है तो sec 135 की जो वैल्यू है वो -√2 है, और यहां पर जो cos की वैल्यू है 135 की, ये 1/√2 होती है माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी आपकी? -2 + 1/√2, ये वैल्यू हो गई आपकी -1/√2। तो ये x हो गया तुम्हारा और ये तुम्हारा y हो गया। क्या सही लिखा है मैंने? -1/√2, यस। अब जरा निकालते हैं x² y। सो मैं लिख रहा हूं यहां पर x² y की वैल्यू कितनी होगी? आपको x² y की वैल्यू होगी -2 का स्क्वायर 4, और y की वैल्यू होगी आपकी -1/√2। एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये किसके बराबर होगी? तो ये वैल्यू आपकी होगी x की वैल्यू -2, और अगर हम y स्क्वायर की बात करें तो ये होगी 1/2, राइट। तो यहां पर वैल्यू आपकी कितनी आ गई? -1, और यहां पर वैल्यू आपकी आ गई -2√2, -1 और -2√2 के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हमें जो बोला गया है कि भाई इसका मुझे पावर में 2/3 चाहिए और इसका पावर में भी मुझे 2/3 चाहिए, तो आप से मैं पूछ रहा हूं कि आपका उत्तर यहां से आपको क्या आता हुआ दिख रहा है? What is the value that you are going to get from this particular expression? कि मुझे x² y की पावर 2/3 लेना है, इसकी पावर मुझे 2/3 लेना है। तो आप कहोगे इसकी पावर अगर मैं 2/3 लूंगा तो मैं लिख रहा हूं -2√2 की पावर 2/3 है, ठीक है। और ये जो -1 है इसकी पावर क्या है? 2/3 है ना। तो यहां पर आप आओगे और मान कैलकुलेट करोगे, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 8 बनेगा, और 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। और यहां तो आपको पता है 1 का क्यूब रूट 1 होगा, तो आपकी फाइनल वैल्यू 1 आने वाली है। और अगर आपका 1 अभी सॉल्व होके आया तो आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। अच्छा है, यस। समझ में आया कि नहीं? तो हमने क्या किया है, देखो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में क्या सीखा आपने? इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि ए की वैल्यू को मुझे क्या रखना है। हम 45 डिग्री अगर रखते तो आप खुद देखो कहां फंसते आप, ये भी 1 ये भी 1, तो 45 डिग्री पे आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरा उत्तर क्या है। यू कैन नॉट डिसाइड। तुमने 45 रख के किया श्रेया जी, तो आपका उत्तर कैसे आया? क्योंकि 45 पे दोनों 1 हो जाएंगे। आपने क्या लगा दिया? ये कैसे लगा दिया? तो ये कैसे लगा दिया? देखो जब तुम 45 डिग्री रख रहे हो तो तुम्हारे ऑप्शंस ये हो चुके हैं, ध्यान रखना। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू √2। 45 रखने पे तुम्हारे ऑप्शन ये हैं, और अगर 45 रखने पे ये ऑप्शन 1 है मेरे सारे, तो मैं कैसे जानता हूं कि ये वाला 1 करेक्ट है, ये वाला 1 करेक्ट है? आपने गलती क्या करी है कि 45 रखा और 1 को उत्तर लगा दिया बिना सोचे हुए कि tan a भी आपका 1 है इस टाइम पे। तो वैल्यू पुटिंग में ये बात बहुत जरूरी है देखना कि जो वैल्यू मैं रख रहा हूं उससे दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे हैं, और अगर दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं मेरे, देन मैं वो वैल्यू कैसे रख के डिसाइड करूंगा कि मेरा उत्तर कौन सा है। तो जिन लोगों ने भी 1 मार्क किया, आपने गलत तरीका लगा के बस उत्तर लगा दिया, किसी तरह सेट कर दिया उत्तर। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। 45 पे ये ऑप्शन हो चुके हैं, आप मार्क नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे 45 पे आपको दो ऑप्शन सेम दिखें, आप तुरंत ही 135 के बारे में सोचिए, क्योंकि 135 पे आपका कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो साइन और कॉस में डिफरेंशिएशन हो गया। मैं फिर से समझाता हूं मैंने 135 क्यों चूज किया। 135 का फायदा यह होता है, ध्यान से देखिए, कि 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो यहां आपका साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टेन और कॉट दोनों नेगेटिव होते हैं, कोसेक आपका पॉजिटिव होता है, कोसेक आपका पॉजिटिव होता है, सेक आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। और एक अच्छी बात और कि 135 डिग्री पर 135 डिग्री पर मैग्नीट्यूड्स बराबर होते हैं, क्योंकि 90 + 45 बनता है, तो मैग्नीट्यूड्स बराबर ही होंगे, क्योंकि 45 पे साइन कॉस के बराबर होता है, टेन कॉट के बराबर होता है, सेक कोसेक के बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे दोनों के, लेकिन साइन में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो साइन में चेंज होने की वजह से हम ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे ये 1 है, 45 पे ये भी 1 है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 135 पे ये -1 है, तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये वाला है कि ये वाला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दिमाग में एग्जाम में 45 ही जाएगा, तो एग्जाम में दिमाग अगर 45 जाएगा फिर आप दिमाग से पैदल हो,
जब 45 पे दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं तो फिर तुम रख दोगे 45, क्या कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे मत करो। एमईए में जाना है, अगर इंस्पेक्टर बनना है वो भी इनकम टैक्स का, तो फिर इतनी मूर्खता वाले काम कैसे कर सकते हो आप कि भैया मैं यहां पर 45 ही रख के एक लगा दूंगा। जो लोग 45 रख के अभी भी जिद कर रहे हैं कि एक आ तो रहा है सीधा, एक सीधा आ तो रहा है, भैया हर हरे कपड़े में, अगर आप एक पार्टी में गए और आपकी बीवी ने हरा कपड़ा पहन रखा है, हरी साड़ी पहन रखी है, तो हर हरी साड़ी पहने हुई औरत आपकी बीवी नहीं है। ये पहले भी समझा चुका हूं मैं एक बार। वही गलती तुम कर रहे हो। ये भी वन है, ये भी वन है, दोनों ने हरे कपड़े पहन रखे हैं 45 डिग्री पे, तो तुम किसी की बीवी को भी लेके चल जाओगे क्या, मारे जाओगे। यू हैव टू सी विच इज द राइट ऑप्शन। 45 पे जब दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं तो इतने भी मूर्ख आप नहीं हो कि 45 आप ना रखो। मत रखो, जब दोनों सेम है तो क्यों रखना है। सर अगर ऑप्शन में tan a cot a दोनों होते तो कुछ नहीं कर सकते, फिर 30 डिग्री रखो। तो ये तो ऑप्शन से पता चलेगा ना हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं। tan cot दोनों है तो 30 डिग्री रखो, क्योंकि दोनों -1 हो सकते हैं। हाउ डू यू नो व्हाट इज राइट। ठीक है, अब अगर आप इसको ट्रेडिशनली करना चाहते हो तो भी कोई बहुत कमाल का एफर्ट नहीं है। ट्रेडिशनली में आपको ट्रेडिशनली बढ़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं कैसे करना है आपको। x की वैल्यू आपकी है tan a cot a, tan a प्लस cot a, मैं लिख रहा हूं यहां पर। y की वैल्यू क्या है आपकी, कहां गया, y की वैल्यू है sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है आपकी tan a प्लस cot a, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। यहां पर आपकी वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे sin अपॉन cos करते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए आपका 1 बन जाता है, यहां पर आपका sin ए cos ए बन जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये तुम्हारा x है। y को जब तुम सॉल्व करने जाओगे, इसको 1 अपॉन cos से रखो, तो ये वैल्यू बन जाएगी sin स्क्वायर ए बटे cos ए, ऐसा बनेगा। यस, अब बहुत ध्यान से देखना है आपको कि मैं इसको बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई जब आप निकालोगे तो आप बहुत ध्यान से देखो, आप इसका स्क्वायर करोगे और इसके स्क्वायर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए कटेगा। यस, क्या वैल्यू बचेगी आपकी, 1 अपॉन कॉस क्यूब ए बचेगी। फिर मैं कह रहा हूं मुझे एक्स वाई स्क्वायर निकालना है, और अगर मैं एक्स वाई स्क्वायर निकालने जाऊंगा तो आप कहोगे एक्स वाई स्क्वायर निकालने में क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां आपकी वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है, जरा एक मिनट देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो अब जब आप एक्स वाई स्क्वायर निकाल रहे हो तो आप इसका स्क्वायर करो, तो साइन की पावर 4 है बटे आपका यहां पर क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर है, यहां पर आपका साइन ए कॉस है। आप बता सकते हो मुझे यहां क्या वैल्यू मिल रही है, क्या यहां पर आपको tan क्यूब ए मिल रहा है, 1 अपॉन tan क्यूब ए, सॉरी ओवरऑल tan क्यूब ए मिल रहा है, क्योंकि साइन क्यूब ए बटे कॉस क्यूब ए आपका बन जाएगा जब आप एक्स वाई स्क्वायर निकाल रहे हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी पावर 2/3 कर लेनी है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3 अगर आप करोगे तो वो पावर में अगर आपका 2/3 है तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये सेक क्यूब ए है, और सेक क्यूब ए की पावर 2/3 आप करोगे यहां पर ऐसे, माइनस यहां पर आप करोगे tan क्यूब ए की पावर 2/3। और अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया तो ये वैल्यू आपकी बनाएगा सेक स्क्वायर ए, यहां पर आपकी वैल्यू बनेगी माइनस tan स्क्वायर ए, क्योंकि 3 कैंसिल होंगे, स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। ये आंसर कितना आ गया, तो आंसर आपका हो गया 1। तो ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है, बट ट्रेडिशनल में बहुत कुछ लिखना पड़ता है और उसकी वजह से काफी समय जाता है। अगर आप वैल्यू रखते हो तो यहाँ ज्यादा मेहनत, ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तब भी है, बट वैल्यूज हमेशा बेहतर होती हैं। अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखना है तो वैल्यू देखो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो ये सवाल देखो, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, ए एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई कोसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, ए एक्स साइन क्यूब थीटा बी वाई कॉस क्यूब थीटा के बराबर है, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 आपको कैलकुलेट करना। सिमिलर सवाल है, तो आप चाहो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत सरलता से कर सकते हो। देखो यहां पर आपको एक x और y में रिश्ता मालूम है पहले से ही, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ax की वैल्यू निकाल लूंगा तो by की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि आप यहां ध्यान से देखो by की वैल्यू है कितनी, तो आप कहोगे by की वैल्यू है ax और tan क्यूब थीटा। तो जैसा आपने पिछला सवाल किया कुछ उसी दिशा में आप बढ़ रहे हो,
बस यहाँ बी वाई की वैल्यू जब ए एक्स टेन क्यूब थीटा आ रही है मेरी, तो मैं बी वाई को ये चीज रखूंगा तो ए एक्स की पावर 2/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो कोशिश करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो ये करनी है कि कैसे मैं ए एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूं। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू आपने अभी निकाली बी वाई की वैल्यू, ये जाके यहां रख दो, यहां पर आप बी वाई की वैल्यू रख दो, ए एक्स के टर्म में ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा रखते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो आप कहोगे मुझे ये वैल्यू मिलेगी ए एक्स, ये सारे सवाल एक ही पैटर्न पे हैं, सिमिलर पैटर्न पे, तो जो भी वेरिएशंस पॉसिबल है हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है आपके लिए। तो ये है बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स, और यहां पर मैंने लिखा आपके सामने tan क्यूब थीटा इंटू मैंने क्या लिखा यहां पर कोसेक थीटा, राइट। और ये वैल्यू आपकी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब यहां से मुझे ए एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, ये सेक थीटा 1/cos थीटा बनेगा, ये आपका साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा बनेगा, एक साइन थीटा आपका कैंसिल आउट होगा। जरा यहां से ए एक्स की वैल्यू सॉल्व करिए, बिकॉज ए एक्स निकलेगा तो सारी बात आपकी बनेगी। तो मैं लिख रहा हूं ए एक्स, यहां 1/ आपका हो गया कॉस थीटा, प्लस यहां पर वैल्यू आपकी हो जाएगी tan क्यूब थीटा जो कि है साइन क्यूब थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा, अल्टीमेटली आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा, ऐसा बनेगा आपका। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर एक्सप्लोर करेंगे कि कोई छोटा तरीका भी संभव है इस सवाल में या फिर हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो ये देखो ध्यान से, आप कॉस क्यूब थीटा अगर आप मतलब कहते हैं ना कि इसमें इस पर्टिकुलर वैल्यू में अगर आप एलसीएम लोगे तो आप देखोगे कि बड़ा मजा आने वाला है आपको। यहाँ कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा और यहाँ 1 बन गया, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा और ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई कि नहीं आई? यस। तो ए एक्स की जो वैल्यू आपको आती हुई दिख रही है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा आती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस। अब मैं कह रहा हूं आप जरा बी वाई की वैल्यू निकालिए यहां से। तो ये जो बी वाई की वैल्यू है, अगर आप ए एक्स के साथ tan क्यूब थीटा का गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा बनेगा, कॉस क्यूब थीटा कैंसिल हो जाएगा और यही वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। ये वैल्यू बन गई। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं यहां पर और मैं कुछ लिख रहा हूं कि मुझे चाहिए ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। जैसे आप ये लिखोगे आपको कुछ दिखेगा कि दोनों में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 तो बाहर आ ही रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। प्लस अंदर क्या मिल रहा है आपको? कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर आपकी वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? 1 के बराबर हो गई और यहां पर आपका आंसर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3। अब पता है आपको ये सवाल मैंने क्यों कराया? इसका एक कारण है कि आप थोड़ा सवालों के पैटर्न को समझिए, इस तरह के सवाल किस पैटर्न पे बनते हैं। तो आप कहोगे देखो ये जो भी सवाल होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो भी सवाल होते हैं वो बेसिकली अल्टीमेटली एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी आइडेंटिटी? जैसे आपने देखा कि इस सवाल में अल्टीमेटली क्या बना आपका? अल्टीमेटली आपका जब हमने ट्रेडिशनली सवाल को किया तो अल्टीमेटली सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बना। क्यों बना? क्योंकि यहां जो पावर 2/3 है वो इस तरह से एडजस्ट होगा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगी और आंसर क्या आया? 1 आया। ठीक है, 1 यहां पर आंसर आया, इसमें कोई शंका नहीं है कि चलो ठीक है आंसर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। फिर आप जब इस सवाल को कर रहे हो तो आप देखो फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है और चूंकि यहां साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा है और आपको जो निकालना है वो प्लस में निकालना है, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना रही है। लेकिन चूंकि राइट हैंड साइड में आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है और हर ऑप्शन में आप देखोगे ए और बी के टर्म मौजूद हैं, तो नेचुरली जब आप कुछ कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर आएगा और साथ ही साथ में उसके हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगी वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगी जिसके बीच में प्लस का साइन होगा। तो यहां पर क्या बनने वाला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि आपने पावर में 2/3 लगाया तो देखो यहां जो भी बनेगा वैल्यू आपकी पावर में 2/3 आएगी, क्योंकि ये बेसिक एक्सप्रेशन आप देखो ए एक्स सेक थीटा बी वाई कोसेक थीटा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और अल्टीमेटली आप पावर में 2/3 खोज रहे हो तो पावर में 2/3 तो दिखना ही चाहिए मुझे। प्रोडक्ट तो आना ही नहीं है, सम तो आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस ही आना है और पावर में 2/3 आना है। आंसर क्या हो गया? सी। तो अगर आप इस पैटर्न को सही से अंडरस्टैंड करोगे तो आप जो एग्जामिनर है
एग्जामिनर के माइंडसेट को कहीं ना कहीं आप पकड़ पाओगे और इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा जल्दी से आप कर सकते हो। आप सीधे ऑप्शंस लगा सकते हो अगर आप इसको, इस पैटर्न को पकड़ेंगे तो, कि भाई ये कैसे सवाल बनता है। ठीक है। दूसरा, हम थीटा की वैल्यू को एज्यूम भी कर सकते थे। थीटा की वैल्यू क्या आप ले सकते हो, थीटा की वैल्यू को आप 45 डिग्री बिल्कुल मान सकते हो। और अगर आपने 45 डिग्री माना तो देखना आप ये सवाल वैल्यू से कितना जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इंफसाइज करता हूं कि कुछ सवालों में वैल्यू पुटिंग बहुत शानदार होती है। मैं अभी हरे कलम से लिखने जा रहा हूं वैल्यू पुटिंग में हम क्या करेंगे। हम थीटा को 45 डिग्री रख रहे हैं और देखो ऑप्शंस में कहीं थीटा नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप 45 डिग्री रखिए, ऑप्शन में कहीं थीटा है क्या, नहीं, तो सीधे आप ऑप्शन में 45 डिग्री थीटा की वैल्यू रख दो। और जब आपने 45 डिग्री यहां रखा क्वेश्चन में, तो सीधा आप बोलोगे कि ax प्लस बी वाई किसके बराबर है, आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री हुआ तो देखो यहां √2 बाहर आएगा, तो मैं कहूंगा इसके साथ बस एक √2 का साइन आ जाएगा, लिख दिया। थीटा को 45 डिग्री रखा, √2 टाइम्स ax प्लस बी वाई बना और ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगी। फिर यहां पर जाके भी मैंने थीटा को जैसे ही 45 रखा, आप कहोगे फिर मेरा यहां से ax और by आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो आपको निकालना है उसको ध्यान से देखो। अगर ax और by बराबर हो गया तो क्या मुझे निकालना है, मुझे तो यही निकालना है ना, ट्वाइस ऑफ ax की पावर 2/3, क्योंकि ये भी ax हो गया, ax की पावर 2/3, ax by बराबर हो गए, मुझे ये कैलकुलेट करना है। दूसरा आप करो, अगर ax by के बराबर हो गया है तो यहां जैसे ही आप ax रखोगे, ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 2√2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा मिल रहा है। ठीक है। अब आपका सिर्फ काम एक है कि आप इसकी पावर 2/3 निकालना चाहते हो, तो बहुत ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को। अगर मैं इसकी पावर 2/3 करूं, क्योंकि ax की पावर 2/3 मुझे चाहिए, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 2/3 करूं अगर मैं दोनों साइड से, तो ध्यान से देखो ax की पावर 2/3 मिल गया, यस, और 2√2 की पावर 2/3 का मतलब क्या है, इसका क्यूब रूट निकाल के स्क्वायर करो या स्क्वायर करके क्यूब रूट निकालो, तो ये बनेगा आपका स्क्वायर, जैसे ही आप इसको करोगे ये बनेगा 8 और इसका क्यूब रूट क्या होगा 2, तो इसका क्यूब रूट लेने से ये मिल जाएगा और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3। तो ट्रेडिशनल प्रोसेस को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप वैल्यू रखना जानते हैं तो, ठीक है कि नहीं, यस। ax क्यों नहीं लिए जो by लिए, मतलब क्या x क्यों नहीं लिए, सब तो लिए जो लेना था। ओके, तो यू कैन पुट द वैल्यू 45 डिग्री एंड देन यू कैन क्विकली गेट योर आंसर सी। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक समय के बाद अगर आप इन सवालों के बनने के तरीके को समझ गए तो आप ज्यादा जल्दी आंसर लगाएंगे, सेंस बेस्ड, है ना, सेंस और लॉजिक से लगा रहा हूं, ये तो सवाल ऐसे ही बना होगा, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन मार्क योर आंसर्स, लाइक यहाँ 2/3 बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है। और या फिर वैल्यू का सहारा तो आपके साथ है ये कि 45 डिग्री रख के हमने कितनी सरलता से आंसर निकाल लिया, समझे कि नहीं, यस, दैट्स हाउ यू कैन गेट योर आंसर। समझ में आ गया सभी को, यस। अगला सवाल कर लें। ये क्वेश्चन देखते ही आपको कैसे पता चलता है कि जल्दी से एंगल का वैल्यू क्या रखना है, बहुत सिंपल लॉजिक है, इट्स नॉट लाइक कि वैल्यू आप रट सकते हो। देखो, कभी भी आपके एक्सप्रेशन में सेक कोसेक दिए हो, साइन और कॉस दिए हो, ये क्या है, ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, रिलेटेड पेयर्स हैं, साइन और कॉस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। आप साइन और कॉस का नेचर देखो, वो भी सेम होता है, याद है कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम वी कैन से कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज और वी कैन से कि ये दोनों क्या है, रिलेटेबल रेशियोज है। हम सेक और कोसेक को देखें, वही बिहेवियर है जो साइन और कॉस का है, ठीक है, चाहे रेंज देख लो आप, उनकी इनपुट्स देख लो, ठीक है, ऐसे ही टैन और कॉट रिलेटेबल चीजें हैं। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सेक और कोसेक दोनों मौजूद है तो मैं इनकी वैल्यू को बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि अलग अलग हो, हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसे तुमने कहा थीटा को 30 डिग्री लेंगे, 30 ले सकते हो, बट 30 लेने पे ये भाई साहब कहेंगे हमारी वैल्यू है 2/√3, ये कहेंगे हमारी वैल्यू है 2, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब एक लीनियर इक्वेशन बन के खड़ी हुई है तुम्हारे सामने। साइन कॉस मौजूद है, साइन कहेगा मेरी वैल्यू हो गई 1/2 का होल क्यूब और कॉस कहेगा मेरी वैल्यू है √3/2 का होल क्यूब।
तो जब कॉफिशिएंट्स डिफरेंट हैं तो कैलकुलेशन विल टेक मोर टाइम। 45 डिग्री रखने का क्या फायदा हुआ, ये दोनों धड़ाम से कट गए, 45 के दोनों बराबर होते हैं, कट गए। 45 लेने पे ये दोनों सेम हो जाते हैं तो कॉमन आ गया। इसलिए 45 डिग्री हमेशा एक सुटेबल एंगल है जब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमारी कैलकुलेशन में दिख रहे हो। तो नेचुरल चॉइस पहली होती है 45 डिग्री, क्योंकि उससे होता क्या है, साइन कॉस के बराबर हो गया, सेक कोसेक के बराबर हो गया, और इनके बराबर होते ही एक तो आपको ज्यादा वैल्यूज के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है, और कॉमन वगैरह निकल जाते हैं, ये कट बड़ी आसानी से जाते हैं, इसलिए 45 डिग्री, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं? तो 45 डिग्री ऐसा नहीं कि रैंडमली रख रहे हैं, हर वैल्यू को हम बहुत सही तरीके से रख रहे हैं। इट्स कॉम्प्लेक्स बेटा, नथिंग इज कॉम्प्लेक्स, इट्स जस्ट दैट हाउ मच you have understood it or how much you are willing to understand it. It's not complex, it's very simple. किसी से पूछो जिसको समझ में आ चुका है, तो मजाक बात है। प्रहलाद जी, मैंने कौन सा स्टेप गायब किया बताइए प्लीज। अगर आपको पता है कि मैंने कोई स्टेप गायब किया है आपको समझाने में, तो आप बता दो कौन सा गायब किया है, समझा देता हूं, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि कुछ गायब हुआ है। जब तुम्हें पता हो कि जब तुम्हारे घर से कोई सामान चोरी हो जाए तो पता तो तभी चलेगा, तुम्हें पता हो कि हाँ ये सामान है, सामान था हमारे पास, चोरी हो गया, तो बताओ इसमें कौन सा स्टेप गायब है, समझाते हैं तुमको। ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हो, बस फोकस नहीं है सीखने में। स्टेप गायब मत कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा स्टेप गायब किया बताओ। गायब का पता तुम्हें तभी चलेगा बेटा जब तुमको पता हो कि कौन सा गायब किया है, वरना तो खाली तुम्हारी ये मन का भ्रम है बस। ओके, क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? 45 क्यों? तो इसका कारण है, 45 डिग्री का कारण है। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टाइम लगेगा देखने में कि कौन सी वैल्यू लेनी है। बिल्कुल लगेगा, और ये अच्छी बात भी है। यार ये बताओ कि अगर हर कोई तुरंत मास्टर हो जाए किसी पर्टिकुलर स्किल का, तो फिर वो कोई चीज सीखने लायक है नहीं ठीक से तमीज से, फिर तो हर कोई मास्टर हो जाएगा। ठीक है, वक्त तो देना पड़ेगा ना सीखने के लिए, समय तो देना पड़ेगा ना तुमको, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। तो मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उस पर, हवा में तो चीजें नहीं आएंगी। फर्स्ट मेथड क्या होता है, सारी चीजें मैंने लिखी है, कैसे मैंने एलसीएम लिया, कैसे मैंने क्या किया, कैसे मैंने सॉल्व किया, उसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा कि पूरा टेक्स्ट बुक सोल्यूशन लिखा है मैंने प्रहलाद जी, पूरा टेक्स्ट बुक सोल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ। ओके, टेक्स्ट बुक सोल्यूशन लिखा है और आप कह रहे हो कि आपने स्टेप गायब कर दिया, कैसी बातें करते हो? इसकी वैल्यू बता दो। In whole SSC segment, my team has told me that per question length of discussion is highest in exam. मतलब मैथ्स में मैं सबसे स्लो पढ़ाता हूँ, बिकॉज आई डिस्कस मोर मेथड्स इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम मैं लेता हूँ सॉल्व करने में क्लास में। ठीक है, ये आपके लिए स्टार्ट है, क्रिटिक्स के लिए डेटा बता रहा हूँ आपको। सेक 32 कोसेक 58, हमेशा मास्टर में कमी मत ढूंढिए प्लीज, खुद में भी झांकिए। ठीक है, सेक 32 और कोसेक 58 ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जब भी सेक और कोसेक का सम ऑफ एंगल 90 डिग्री हो तो ये वन यानी इक्वल होते हैं, इक्वल होगा तो कट जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा आपका बराबर किसके होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है साइन 180 माइनस थीटा। जब 180 होता है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है, साइन साइन ही रहेगा। और ये जो थीटा है हमें देखना होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा के बराबर है, यहाँ कॉस थीटा लिखिए प्लस यहाँ पर आपका होता है टेन थीटा बटे 1 प्लस ये वैल्यू आपकी क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। मैं साइन इसलिए सोच नहीं रहा हूँ यहाँ पर कि क्या माइनस होगा या प्लस होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर लगा है तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें ये नहीं सोचना है कि टेन ये माइनस टेन थीटा या प्लस टेन थीटा है, वो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दी है मैंने पूरी। अब आपको क्या करना है, इसको यार सॉल्व करके हमें बताना है कि किसके बराबर है। अच्छा सवाल है ये, काफी मजेदार प्रश्न है।
बट आप इसको बहुत सरलता से सोच सकते हैं, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक बात मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू आपकी 1 निकल के आई थी, ये तो 1 ही है, इसको कहीं देखा है आपने? यस, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा जो होता है ना मेरा, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां 2 नहीं लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और फिर देखो यहां पर ये वैल्यू है साइन 2 थीटा बाई 2, ये भी, क्योंकि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, इनको जोड़ोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस साइन 2 थीटा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होती है। क्यों? इसका भी बहुत सिंपल सा कारण है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये 1 है, 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है, इसलिए वैल्यू जो होती है आपकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होती है। यानी हमारा जो ये दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है, और अगर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर है तो हमें देखना है किस ऑप्शन में ये वैल्यू हमारी मैच करने वाली है। तो ये साइन थीटा लिखा हुआ है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये गलत है। हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए। साइन 180 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये वैल्यू तुरंत ही क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा ही। इसके आगे बढ़ना ही मत, क्योंकि ये गलत हो गया, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की तलाश है कि नहीं है? यस। अब एक बात बताओ, यहां पर आओगे साइन 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट भी नहीं होगा। ये जो एंगल है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है 270, 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट है 270 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन एक तो कॉस में कन्वर्ट होगा, एक और माइनस साइन लेके आएगा, और ये कॉस थीटा होगा, तो ये जो वैल्यू आपकी हुई ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर हो गई। सी करेक्ट हो गया, तो आपको डी चेक करने की जरूरत है नहीं, फिर भी डी चेक करेंगे ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो आपकी। आप कहोगे ये वैल्यू क्या होगी, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगी, तो माइनस हमें चाहिए नहीं, तो ये यहां पर आप रुकिए, इसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत है नहीं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी, से यस और नो, कि सभी को मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? ओके हाँ जी, that the correct answer is for this given question 1 plus sin 2 theta, जो भी ये मान दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमारा उत्तर सी करेक्ट है, बिकॉज दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो हमें चाहिए। हाँ जी, किसी को कोई शंका है तो मुझसे बोल सकते हो आप। अच्छा, एक अननेसेसरी डाउट क्रिएट करने जा रहा हूं तुम्हारे दिमाग में, ठीक है? और वो अननेसेसरी डाउट ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि यहां पर आपको ये नहीं पता है कि ये थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है। क्या आपको पता है? नहीं, आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। मान लिया थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम कहें थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो क्या ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई? यस। और अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई तो रूट के बाद नेगेटिव कभी आता ही नहीं है। तो इस सवाल में एक छोटी सी कमी है, और उस कमी को समझना। ये जो कमी है इस सवाल की वो ये है कि यहां पर इनको थीटा इस सवाल में बताना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि रूट का साइन है। अगर रूट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको पता है वो थीटा के हिसाब से साइक्लिक अपने आप एडजस्ट कर लेता है। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल भी होगा तो वो एडजस्ट करके उसको नेगेटिव कर देगा। बट यहां अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तो रूट के अंदर, रूट के बाहर कभी नेगेटिव आउटपुट आता ही नहीं है, और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव हो गए, आंसर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। आया कि नहीं आया? जो कि गलत है। तो यहां थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का अगर हुआ, मैं इस सवाल को
लॉजिकली इसलिए समझा रहा हूं कि अगर मैं लिख दूं कि थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, अगर थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये आंसर नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द आंसर। फिर आपका आंसर क्या होगा? फिर आपको पता है यहां जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होता है वही माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर होता है। तो थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट का होगा तो अनडिफाइंड नहीं होगा, आपका आंसर ये आएगा, क्योंकि वहां साइन थीटा नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव बना देगा, कॉस थीटा नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव बना देगा। अब आप कहोगे लेकिन सर यहां फिर हम क्या लगाएं, यहां तो थीटा का वैल्यू दिया नहीं हुआ तो क्या सवाल गलत हो गया? नहीं, यहां पर आपको बस करना यह पड़ेगा कि ये इग्नोर नहीं कर सकते, हमें देखना है कोई भी ऑप्शन या तो ये मिले या तो ये मिले, क्योंकि थीटा के बारे में क्लैरिटी नहीं है मुझे। यहां कहीं यहां जीरो मिला, यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिला, यहां माइनस साइन थीटा मिला लेकिन प्लस में कॉस थीटा मिला, राइट, यहां माइनस कॉस थीटा मिला। और ये बहुत ध्यान से देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका कॉस ये साइन में जाएगा क्योंकि ये 270 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसको आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सप्रेशन वाइज भी इस क्वेश्चन को देखोगे, राइट, तो कोई भी ऑप्शन ये नहीं मिल रहा है। अगर ये किसी भी ऑप्शन में आता तो हम इस सवाल पे संदेह उत्पन्न कर देते कि भैया अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तब तो ये सही हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन तुम्हें कहीं दिखा ही नहीं, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर दिखा ही नहीं तो जाहिर सी बात है वो इसी संभावना की बात कर रहा है, इसलिए इसको हमें इग्नोर कर देना है। बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में हमें माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहीं नहीं दिख रहा है, तो अगर ये कहीं दिख ही नहीं रहा तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अगर ये दिखता तो हम कहते सर अब क्या लगाएं बताओ, ये तो गड़बड़ है, थीटा के बारे में बोला नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लगाऊं। बट चूंकि ये कहीं दिया ही नहीं है, एक्सप्रेशन कहीं है ही नहीं है, संभावना है बट ये कहीं दिया ही नहीं हुआ है, जो चार ऑप्शन है उसमें सिर्फ यही दिख रहा है, तो यही करेक्ट होगा। फिर आपको इतना हम कभी सोचते नहीं है, वो ठीक है बट सोचना चाहिए, सोचना तो पड़ेगा, जो सही है उसको सोचोगे नहीं क्या, सोचना पड़ेगा ना। ओके, डिवाइडेड बाई 2 से रिपीट नहीं करना है, जो बेसिक आइडेंटिटी मैंने लिखवाई है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है, तो ये उसका आधा है, ये उसका आधा है, 2 नहीं लिखा हुआ है यहां, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का आधा है। समझ में आई मेरी बात? नहीं तो घर जाके विचार कर लेना थोड़ा इस पर। खैर नहीं भी सोचोगे तो सवाल में इसलिए चल जाएगा क्योंकि अगर एक एक्सप्रेशन मैच कर गया है तो दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, तो एक अगर मैच कर गया है तो अगला मैच नहीं करेगा, राइट, एक अगर मैच कर गया तो अगला मैच नहीं करेगा। तो आप सी लगा के आगे बढ़ो, बट जब आप सीख रहे हो तो आपको ये सब चीजें इस पर चर्चा करनी चाहिए, इससे क्लैरिटी मिलती है आपको कि कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव कहां क्या। रूट के बाहर वैल्यू नेगेटिव, देखो वैभव जी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, मैं कह रहा हूं ये वैल्यू कब करेक्ट है, जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो, तो साइन थीटा खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नेगेटिव नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव वैल्यू है। साइन नेगेटिव है बट उसके साथ क्या है वो भी तो देखो, वो खुद नेगेटिव है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, पहले आपको एक समझना पड़ेगा टर्म जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, नॉट मीन बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जीपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई जीपी ऐसी हो कि पहला टर्म आपका मान लेते हैं 1 हो, सॉरी ए हो, दूसरा टर्म ए आर हो, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर हो, तो इस तरह के टर्म को हम जीपी बोलते हैं, ए आर स्क्वायर।
इसमें होता क्या है कि अगला टर्म पिछले टर्म का आर गुना होता है, फिर अगला टर्म अगला फिर आर गुना होता है, ऐसे आर गुना होता जाता है। आर को हम यहां बोलते हैं कॉमन रेशियो। आई थिंक इसको बोलते हैं सर्वानुपात, मे भी गलत भी हो हिंदी, आई थिंक ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सर्वांतर, हाँ ये सर्वानुपात ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इस जीपी में हमारे मान लिया इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर r एक से छोटा। r एक से छोटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर r एक से छोटा नहीं होगा तो ये वैल्यू बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर उसका जोड़ जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। समझो आप इस बात को। अगर मेरा एक जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और जो कॉमन रेशियो, ये जो फॉर्मूला होता है ना कि इनफाइनाइट टर्म का सम a अपॉन 1 माइनस आर है, a पहला टर्म है, इसमें r एक से छोटा होगा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, लेकिन समझ में नहीं आएगा कभी कि r एक से छोटा क्यों है, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में अगर r एक से बड़ा होगा बेटा तो ये बड़ा 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 और बड़ा होता जाएगा, और कोई चीज जो लगातार बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, उसका सम तो इनफाइनाइट हो गया, उसका क्या ही निकालोगे तुम जीपी का सम। लेकिन अगर वैल्यू छोटी होती जाती है तो धीरे धीरे करके एक समय के बाद वो कितनी बड़ी वैल्यू, जैसे मान लिया आपने एक वैल्यू ली 1 बिलियन, 1 बिलियन से आपने शुरुआत करी और इसको तुम सिर्फ 2 से डिवाइड करते जाओ। 2 से जब तुम इसको डिवाइड करते जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ ही समय के बाद इसकी वैल्यू दशमलव में आने लगेगी, फिर 0.0, क्योंकि डिवाइड करते जा रहे हो ना तो बार बार छोटा होता जा रहा है। तो जब भी कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा यानी आप उसको बार बार डिवाइड करते जा रहे हो, तो वो वैल्यू 0 की तरफ कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए उसका सम निकालना संभव होता है। तो ये फॉर्मूला है इनफाइनाइट जीपी के सम का। अब हम आते हैं और यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि यहां पर ये कौन सा टर्म है। तो आप कहोगे ये वैल्यू है 1 प्लस साइन ए, साइन स्क्वायर है, ऐसे है ना, और ये वैल्यू आपकी कहां तक गई है, इन्फिनिटी तक। अब आप दो चीजें यहां पर देख सकते हो, पहला ए की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और जो कॉमन रेशियो वो साइन ए के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि जो साइन ए मेरा होता है ये +1 से -1 के बीच में होता है, ठीक है, +1 से -1 के बीच में होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड 1 से छोटा ही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है। तो कोई शंका नहीं है, कंफ्यूजन यहां पर आपको है नहीं, ठीक है, कि वो सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं कि जो कॉमन रेशियो वो 1 से छोटा है मैग्नीट्यूड में, और सारी चीजें ठीक है। तो अब हम इसका सम अगर लिखने जाएंगे, ये वैल्यू आपको दी है 4 + 2√3 के बराबर, तो यहां पर आप लिखिए 4 + 2√3, और जैसे आपने इसको 4 + 2√3 लिखा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू है 4 + 2√3। तो फिर आप कहोगे ये वैल्यू उल्टा कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन ए की जो वैल्यू होगी वो 1/4 + 2√3 होगी। इसको हम रेशनलाइज करेंगे, 4 - 2√3 अपॉन 4 - 2√3, ठीक है, ऑल राइट। देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस साइन ए मैंने लिखा, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 16 - 12, और यहाँ हो गया आपका 4 - 2√3। 16 - 12 4 के बराबर होता है, डिवाइड कर लो, 4/4 1 बनेगा, और यहाँ बनेगा आपका √3/2। अब 1 माइनस साइन ए अगर 1 - √3/2 के बराबर है, तो साइन ए क्या है, √3/2, ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ए आपसे पूछा गया था, ए का मान क्या है 60 डिग्री। अच्छा, किसी का एक सवाल है कि नेगेटिव में भी तो इनफाइनाइट, हाँ तो हो सकता है, उसमें क्या है, वही मैंने बोला कि जब आपका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, -2 हो गया, तो वैल्यू बड़ी से बड़ी से बड़ी होती जाएगी मैग्नीट्यूड में, और फिर वो -इन्फिनिटी आ जाएगा। तो उसका सम निकालने का सवाल कभी आएगा ही नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा, चाहे पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, राइट, देन आप उसका सम निकाल सकते हो, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड लगातार कम होता रहेगा, ठीक है, और कम होता रहेगा तो उसके सम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मैं मैग्नीट्यूड का शब्द यूज कर रहा हूं। अब ये सिंबल मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा हूं वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसको बोलते हैं मॉड आर।
मॉडुलस का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड। तो व्हेन आई से r लेस देन 1, आई एम सेइंग मॉड r लेस देन 1, मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1। ओके, एक सौ बीस में सवाल देखिए, 120 क्वेश्चन। इसकी वैल्यू निकालनी है सेक स्क्वायर 81 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81, और tan 9 डिग्री का मान आपको दिया हुआ है P अपॉन Q के बराबर है। तो जैसे आपने कहा tan 9 मुझे दिया है, तो ये वैल्यू क्या है, ये tan स्क्वायर 9 डिग्री के बराबर है। देखो कॉट स्क्वायर 81 इज tan स्क्वायर 9, क्योंकि सम 90 है। जो सेक स्क्वायर 81 है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, तो ये कोसेक स्क्वायर 9 के बराबर है, और कोसेक स्क्वायर 9 आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर 9 डिग्री होता है। या ऐसे छोड़ो, इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं सीधा, सीधे इसको देखो, सेक स्क्वायर 89 डिग्री आपका है, और यहां पर क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81, तो ये कोसेक स्क्वायर, ये 81 है, कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री है। जैसे आपने ये लिखा सेक अपॉन कोसेक, ये वैल्यू आपकी होती है कॉट स्क्वायर 81 डिग्री, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, सेक अपॉन कोसेक की वैल्यू कॉट होती है, और ये वैल्यू आपकी tan स्क्वायर 9 डिग्री के बराबर है, और tan स्क्वायर 9 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन में P अपॉन क्यू दिया, तो ये वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, बी ऑप्शन हो गया आपका। कुछ लोग कह रहे हैं अगर यहाँ साइन 1 होता तो 1 निकल के आ जाता, और जब 1 निकल के आता तो आपको लगता है आपका सम 4 प्लस 2√3 होता। ठीक है, आप बताओ, सारे टर्म तुम्हारे 1 हो जाते, तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, इनफाइनाइट होता। तो आप मेरी बात समझिए, मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा तभी इनफाइनाइट सीरीज का सम आ सकता है, और चूंकि उसमें सम ऑलरेडी दिया हुआ है तुम्हें 4 प्लस 2√3, इसका मतलब उसका सम निकल सकता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 से छोटा ही होगा। बड़ा अच्छी बात है, आप सोच रहे हो कि 1 होगा तो क्या होगा, 1 होगा सारे टर्म 1 हो जाएंगे, और सारे टर्म अगर इनफाइनाइट टर्म्स 1 हो गए तो आपका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। वो तो है नहीं, तो 1 हो ही नहीं सकता। ओके, पिछला कौन सा सवाल, क्या बता रहे हो आप करो, इसमें √3 दिया हुआ है, तो सीधे ए की वैल्यू को हम ले सकते हैं, बोल सकते हो तब जब आपने इस तरह के पैटर्न के कई सवालों को लगा रखा है, कि बिना सम लगाए बोल दिया, आपको जीपी के सम का फॉर्मूला पता भी नहीं है, और आपने बोल दिया कि भाई साइन है तो 60 ही होगा। नहीं, ये तो ओवर रीचिंग स्टेटमेंट हो गया कि आपको जीपी के सम का फॉर्मूला मालूम नहीं है, और आपने कहा अगर ऐसा है, यहां √3 दिख रहा है, तो फिर तो आंसर में 60 डिग्री आएगा। ऐसा नहीं होता है, जीपी के सम के फॉर्मूले को जाने बगैर ऐसा नहीं बोल सकते हो, समझे कि नहीं, इट्स टू मच सेटिंग द ऑप्शन इनटू द क्वेश्चन। नो, इफ यू नो द जीपी का फॉर्मूला, देन यू नो कि भाई साइन आएगा, डिनोमिनेटर में साइन रहेगा, और चूंकि साइन रहेगा तो साइन की वैल्यू होगी √3, तो 60 डिग्री, तब बोल सकते हो। लेकिन जीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए, वरना नहीं, वरना नहीं। समझे कि नहीं मेरी बात? हाँ जी, 118 रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है? ओह, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 120 में सी होगा, क्योंकि tan 81 जो कि cot 9 बनेगा। कहाँ tan 81 cot 9, वो cot 81 है बालक। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, मैंने उल्टा लिखा है, थैंक यू। ये सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, ये tan ही होता है, tan स्क्वायर 81 होगा, तो tan स्क्वायर 81 की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बन जाएगी। सॉरी, ठीक है, ओके, करेक्ट, यस। इसकी वैल्यू आप बता दो किसके बराबर है, tan 57 cot 37 बटे tan 33 और cot 53। अच्छा सवाल है। देखो यहां सम 90 है, यस, यहां भी सम 90 है,
बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये tan है, ये cot है, ये tan है, ये cot है। अब क्या करोगे आप, दोनों बराबर हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम लिख दें ट्वाइस ऑफ tan 57, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे जैसा चाहिए, दोनों बराबर हैं ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ tan 33। वी कैन राइट लाइक दिस। क्या ये सही लिखा है मैंने? आप कहोगे नहीं, क्यों? ये ना तो ये दोनों बराबर है ना ये दोनों बराबर है, नहीं, ऊपर नीचे बराबर है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। द सम इज नॉट 90, सम इज नॉट 90, बल्कि इसका और इसका सम 90 है, इसका और इसका सम 90 है, तो थोड़ा कहानी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों सम सेम है कि आपने ऐसा कर दिया। तो अब क्या करें, मतलब कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप एक्सप्रेस करके आगे बढ़ोगे? तो आप एक काम कर सकते हो, भाई देखो ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस सवाल में क्या करना चाहिए, कैसे इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। सम ऊपर नीचे 90 है, तो अगर ऊपर नीचे सम 90 है तो कुछ तो एलसीएम वलसीएम लेके करना पड़ेगा, और तो कुछ आ रहा है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, जरा एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश करते हैं इसको आप, क्योंकि तभी कुछ प्रोडक्ट में चीज आएगी। अभी चीज प्रोडक्ट में है ही नहीं है, अभी प्रोडक्ट में नहीं है, आपके पास सम में दिया हुआ है वैल्यू। तो अगर सम में वैल्यू दिया है तो मुझे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है कुछ वन या फिर इस फॉर्मेट में, तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सम को अगर प्रोडक्ट में बदलना है तो सम वाला फॉर्मूला लगाओ, राइट, फॉर्मूला लगाओ। और या फिर इसी में कुछ एलसीएम वगैरह लेके देखते हैं यार कि क्या क्या संभावना बन सकती है, नहीं बन सकती है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको। तो आप कहोगे या तो मैं इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करूं और फिर देखूं, साइन कॉस में कन्वर्ट करूं, या फिर मैं सीधे इसको लिखूं 1/cot 57 और इसको मैं लिखूं 1/tan 37, और देखो इससे कुछ कटेगा पिटेगा क्या? इसको मैं लिखूं 1/cot 33 और इसको मैं लिखूं 1/tan 53। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे यहां 53 + 33 वापस बन जाएगा, एक tan एक cot। ये cot 33 जो हमारे सामने लिखा हुआ है, और सॉरी, ये tan 53 यहां लिखा हुआ है, और यहां cot 57 जो लिखा हुआ है, cot 33 और cot 57 लिखा हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों cot cot है, सम 90 है, तो यहां से बात बन सकती है कुछ कि प्रोडक्ट बने, बड़े प्रोडक्ट नहीं है, रेशियो है। ठीक है, क्या करें? देखो ये वो सवाल है जहां कुछ मजेदार चीज सीखने को है आपके लिए। फिर इसका और तरीका भी ढूंढेंगे कि क्या हम कुछ वैल्यूज को एज्यूम करके भी ये काम कर सकते हैं, बट वैल्यू एजम्पशन यहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सम 90 नहीं है, किसका सम 90 नहीं है? नीचे ऊपर है ना। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं, और उस लॉजिक पे हमने सवाल भी किए हुए हैं, और देखते हैं उससे उत्तर आता है क्या। फिर हम बात करेंगे इसके एक्चुअल मेथड की। जैसे मैंने कहा इन दोनों का सम 90 है, आपको 57 की वैल्यू नहीं पता, आपको 33 की नहीं पता, तो जाहिर सी बात है हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि इसको हम tan 60 मान लें और इसको हम tan 30 मान लें। मान सकते हैं क्योंकि इनका सम तो 90 है। इसको हम मान लें cot 30 और इसको हम मान लें cot 60। इसका सम तो 90 रखना ही रखना है। ओके, लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। और हमने क्या एज्यूम किया है, हमने इस 57 को 60 डिग्री मान लिया है, और इस 37 को हमने 30 डिग्री मान रखा है। तो ऑप्शंस में इसके हिसाब से जो चेंजेस आएंगे वो देखो क्या आएंगे। ये 60 हो गया एक तरह से, और ये वैल्यू हमारी 30 हो गई। जब हमने tan 37 लिखा है तो 37 को हमने 30 मान रखा है, और 57 को हमने 60 मान रखा है। ओके, मान रखा है कि नहीं मान रखा है? अब यहां भी प्रॉब्लम है कि जो वैल्यूज आपने एज्यूम करी हैं उसके हिसाब से भी आपका ये ऑप्शन ये ऑप्शन सेम हो रहा है। तो अभी भी आपको उत्तर तुरंत तो नहीं मिलने वाला है। क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, और देखो कितना बढ़िया फंसा के तुम्हें घुमा रहा है। ठीक है। स्मॉल क्वेश्चन confusing you hell lot of,
क्या करें इस सवाल में, कैसे कंबाइन करोगे? क्योंकि ये वैल्यू मान के भी बेटा बात तो नहीं बनी तुम्हारी, बात तो नहीं बनी। 90 - 57 ले लें और उसको ओपन करें। हाँ जी, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि देखो यहाँ वैल्यू में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, कि अगर हम इसको 60 और 30 मानते हैं तो भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमारा कौन सा उत्तर होगा, कौन सा उत्तर नहीं होगा। दिस इज ए प्रॉब्लम दैट यू विल फेस। और अगर हम लेटर से इसको कुछ ओपन करके करने की कोशिश करें तभी बात बन सकती है। कैसे हुआ कोई बताएगा मुझे, जिसने ट्राई किया हो घर पे? 2 दिन क्या कर रहे थे तुम? ओके, ऊपर नीचे टर्म दोनों सेम डिग्री में करके, डिग्री तो सेम ही है। हाँ ठीक है, डिग्री से क्या होगा बालक? हम्म, बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, सवाल आसान है। हाँ, सवाल आसान है। 53 को 50 बना दें? 50 क्यों बना हो गया? ठीक है, क्या हम इसको कॉट और टैन सेम बना के कंबाइन करें? ठीक है, और कंबाइन कैसे करोगे फिर आप? कंबाइन कैसे करोगे? डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे। कंबिनेशन कैसे करोगे? क्या इसके लिए हमें कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा? आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बट कंफ्यूजिंग है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द फर्स्ट सिस्टम। हाँ जी, हर का परिमेयीकरण कर दो, वाह ये शब्द बड़ा सही है। रेशनलाइजेशन को परिमेयीकरण बोलते हैं ना। बहुत छोटा सा स्टेप है और ये प्रश्न बन जाएगा आपका। तो मैं एक हिंट दे रहा हूं और उस हिंट के साथ जरा घर पे ट्राई करना। देखो एक चीज तो क्लियर है कि हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, ऐसा सीधे बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो यहां पर एक काम करो कि जैसे इस वैल्यू को अगर हम बोलें कि हम भाई इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम कहें तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा कॉट 33 है और ये हमारा कॉट 37 है। ठीक है, इसको हम tan 33 में ही रहने दें और इस वैल्यू को हम बोल दें कि ये वैल्यू हमारी tan में 37 है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एटलीस्ट अगर आप बहुत ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ कि सारे अब 33 और 37 दिखने लगे मुझे। दिखे कि नहीं दिखे? यस। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, छोटा फायदा नहीं है। अब थोड़ा अगर तुम देखना चाहो तो सवाल दिख रहा है, क्योंकि अब आप एक काम कर सकते हो यहां से कि इसको आप लिखिए कॉस अपॉन साइन, इसको भी लिखिए कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो आपको कुछ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी टाइप की चीज भी दिख सकती है। एक तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा एक जो आइडेंटिटी है आपकी वो है आपकी tan ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी से भी ये एक्सप्रेशन खुलते हैं। तो एक बार इसको ट्राई करिएगा बिकॉज देर इज अ लर्निंग इन इट कि कैसे आप अपने फॉर्मूले को नए सवाल में लगाएंगे। और नहीं लगेगा तो फिर मेरे सामने आके गिड़गिड़ा देना, मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, होमवर्क वैसे इतनी आसानी से बताता नहीं हूं मैं, बट कोशिश करना, बता दूंगा मैं, चिंता मत करो। नवरात्र चल रहा है, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। ठीक है, पता लगा दशहरे में रावण जलाने के बजाय तुम लोगों ने मेरा ही पुतला बना के जला दिया कि देखो इन्होंने होमवर्क दिया और कराया नहीं। ठीक है। ये सवाल देखिए, 1 + sec थीटा प्लस कॉट थीटा 1 - कोसेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? बड़ा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है
तो rather than इसको 20 और 70 देखने के हमें पता है कि इसका सम 90 है, तो क्यों ना ऐसे देखें हम, वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ 1 प्लस सेक 45 प्लस कॉट 45 1 माइनस कोसेक 45 प्लस टेन 45, ऐसा सोच सकते हैं ना, क्योंकि 20 और 70 की वैल्यू तो आती नहीं देखो, तो कुछ ना कुछ सम का ही खेल है, सम 90 होता है। अब ये वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस रूट 2 प्लस 2 का रूट 2 प्लस 1, और यहां हो गई 1 माइनस रूट 2 प्लस 1, तो एक वैल्यू आपकी हो गई 2 प्लस रूट 2 और एक वैल्यू हो गई आपकी 2 माइनस रूट 2। 4 माइनस 2 क्या है, 2 के बराबर है, 4 माइनस 2 आपका 2 के बराबर है, आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया 2, सिंपल। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं सर ये तो तिकड़मबाजी है, तो फिर आपको ना इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बताता हूं। 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये कॉट थीटा नहीं है बेसिकली टैन थीटा है, क्योंकि कॉट 70 लिखा है ना, वो 90 माइनस थीटा हो गया, अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस टैन थीटा की जगह यहां कॉट थीटा है। और अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है कि 2 के बराबर ही आएगा, करके देख लेना घर जाकर, गो होम चेक इट आउट, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में, है ना, 1 अपॉन साइन लिखो, इसको कॉस अपॉन साइन लिखो, सिंप्लीफाई करो, एक्सप्रेशंस बनेंगे, फिर रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करके आप करोगे इसको तो ये वैल्यू सॉल्व होकर 2 के बराबर आ जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है। अगर आप यहां पर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप चुपचाप वैल्यू रखो और वैल्यू से आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, ओके। तो ध्यान हो या तो आइडेंटिटी आपको, या फिर आप बैठ के इसको सॉल्व करिए। बट वैल्यू का फायदा ये होता है कि आइडेंटिटी ना भी ध्यान हो तो काम चल जाता है कई बार, जैसे यहां पर चल गया। ये देखिए, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 2 के बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो tan थीटा को आप थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2। अब एक चीज का विशेष ख्याल रखना है आपको, कभी भी a प्लस 1 अपॉन ए आपका अगर 2 के बराबर है तो इसकी सिर्फ एकमात्र संभावना होती है कि a आपका 1 के बराबर हो। मैंने आपको बता चुका है कि जब भी a प्लस 1 अपॉन ए आपका 2 के बराबर होता है, आपको ये बताया मैंने कि a प्लस 1 अपॉन ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। किसी भी चीज का रेसिप्रोकल अगर वो पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दो, 2 या 2 से बड़ा होता है। ये 2 के बराबर कब होता है, जब a हमारा 1 के बराबर हो। जब a 1 होगा तो आप खुद देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या होगा, 2 के बराबर होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी संख्या का उसी से रेसिप्रोकल को जोड़ा जाए और 2 के बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपकी 2 के बराबर 1 के बराबर होगी। तो आप कहोगे a की वैल्यू 1 है, इसको आपको प्रूव करने में 1 सेकंड लगेगा। आप क्वाड्रेटिक बना लो, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बराबर 0 बन जाएगा, और इसका मतलब होता है a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, a बराबर 1। प्रूफ भी एक लाइन का है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर है यहां पर, ओके। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 के बराबर है और कुछ आ रहा ही नहीं। क्या x 1 के बराबर है, नहीं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है तो आप कहोगे हमारा एक्स स्क्वायर 1 के बराबर हो सकता है, और अगर एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है तो x हमारा प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है। x हमारा यहां प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो टर्म्स दिए हैं वो स्क्वायर में दिए हैं, अगर स्क्वायर में दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो फिर आप यहां जाओगे और यहां पर आप सोचोगे कि भाई मेरा उत्तर क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, x अगर प्लस 1 होगा तो थीटा हमारा क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा दोनों क्या हुआ, 1 के बराबर हुआ। या फिर हमारा दोनों थीटा 135 डिग्री हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात कर ले तो -1 -1 हो जाएगा। दोनों को रखते हैं,
तो देखते हैं क्या मान आएगा हमारा। एक मान हमारा आ सकता है 2 की पावर दोनों पॉजिटिव हो, तो 45 45 मतलब ये √2 और √2 बने, तो ये √2 इंटू √2 बने, तो ये वैल्यू 2 इस की पावर 2 4 हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक वैल्यू √2 बने और एक वैल्यू -√2 बने। अगर 135 रखोगे तो सेक निगेटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, तो 2 की पावर -√2 इंटू +√2, ये 2 की पावर -2 बनेगा, ये 1/4 होगा। दोनों मान संभव है। अब आप कहोगे कौन सा सही है? दोनों सही है, पर कौन सा दिया हुआ है? 4, तो 4 लगा दो। बट सही कौन है? दोनों सही है। अगर 1/4 भी दिया होता तो हम कहते दोनों सही है। अगर 4 और 1/4 दोनों दिया होता तो हम कहते कि ए और बी दोनों सही है। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत जरूरी है कि आप सवालों को गहराई में देख पाएं। अब जैसे सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो अगर मैं आपको इसके बारे में ना भी बताऊंगा ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे हाँ ठीक है, बाकी जगहों पर ऐसा ही होता है, जाके देख लेना सॉल्यूशन। ये सवाल कहीं भी आपको मिलेगा, वो बात ही नहीं करेंगे दूसरे एंगल की। दे विल नॉट टॉक अबाउट इट। वो सिर्फ इसकी बात करेंगे कि x की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू 1 होगी, तो ये आंसर हो गया। तुम भी खुश, मास्टर भी खुश, तुम्हें कोई दिमाग में चीज आएगी नहीं कि हाँ दूसरा भी कुछ हो सकता था। बट क्या वो कंप्लीट डिस्कशन है? नहीं। जब x² + 1/x² 2 के बराबर होता है, तो x + -1 दोनों हो सकता है, क्योंकि x² 1 होगा। और जब x + -1 दोनों हो सकता है, तो 45 डिग्री की भी बात करेंगे, 135 की भी बात करेंगे। भाई या तो दोनों प्लस प्लस हो एंगल में, क्योंकि वो जो पूछा जा रहा है उसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कॉस, कॉट, कोसेक पॉजिटिव। आप कहोगे सर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आपने क्यों नहीं करी? क्योंकि बेटा संभावनाएं तो दो ही है ना, कि 2 की पावर में जो दो वैल्यू हैं, या तो प्लस प्लस हो, या प्लस माइनस हो, या माइनस प्लस हो, या माइनस माइनस हो। तो संभावनाओं की अगर बात करें हम ऐसे रफली, मैं अभी सोच ही नहीं रहा हूं, देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो अगर हमने दोनों को प्लस कंसीडर कर लिया और एक प्लस माइनस कंसीडर कर लिया, तो सारी संभावनाएं हो गई, क्योंकि या तो ऊपर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। और जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड तो 4 ही आएगा, माइनस के साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा। तो आपको 4 संभावनाएं नहीं देखनी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाना है, फोर्थ में नहीं जाने का, वो सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी। अगर प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी आ गई, तो इसके अलावा तीसरा कुछ होता नहीं है, तीसरा कुछ नहीं होता है ना फिर। ओके चलो, तो दो ही संभावना है, या तो 2 की पावर 4 आएगा या 2 की पावर -1/4 आएगा। ये सवाल देखिए, √tan a + √cot a 10/3 के बराबर है, तो sin a + cos a की वैल्यू क्या होगी? अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे ये जो √tan a है, इसको थोड़ी देर के लिए आप बोल दो x, तो √cot a उल्टा हो गया, x + 1/x हो गया, और ये वैल्यू तुम्हारी 10/3 के बराबर हो गई। जब भी ये वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हो, तो ये गेस करना बहुत आसान होता है कि x की वैल्यू क्या है। तो x + 1/x जब 10/3 है, तो मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू क्या है? 3। बट ये मत भूलना, जब x 3 होगा तो x 1/3 भी हो सकता है। क्योंकि देखो यहां तुम x की वैल्यू 1/3 रख दो, तो भी 1/3 प्लस 1/1/3 यानी 3 मिल जाएगा। तो जब भी तुम्हारा कभी भी देख लेना ध्यान से कि x + 1/x मान लिया, आप इस तरह से तोड़ ले गए कि a + 1/a के बराबर है, तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो x बराबर a है और x बराबर 1/a है। दोनों रख के देख लो आप, a पर भी इसके बराबर आएगा, 1/a रखोगे तो ये 1/a बनेगा, ये a बन जाएगा, तो a + 1/a के बराबर रहेगा। इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, केवल 3 नहीं होता है। अब आप कहोगे मुझे लेकिन निकालना है sin a + cos a, और ये काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो इन्होंने पूछा है। आपने कहा ये मेरा एंगल है। अब x तुम्हारा क्या था? x अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा tan a था, तो जो x² तुम्हारा बनेगा वो 9 और 1/9 बनेगा, वो तुम्हारा tan a है।
तो अगर हम tan a की बात करें तो 9 और 1/9 मिल गया आपको। अब देखो tan a को आप 9 लो तो ये 9/1 बना, और tan a को अगर आप 1/9 लो तो ये ऐसा बना। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये दोनों ट्राइंगल अलग हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपके अलग हैं, लेकिन जो आपसे पूछा गया है वो sin a प्लस cos से पूछा गया है। तो ये ध्यान से देखना, अगर आपने इसको परपेंडिकुलर माना तो ये बेस हुआ, और अगर आपने इसको परपेंडिकुलर माना तो ये बेस हुआ। जब sin प्लस cos पूछा जाता है आपसे, और हाइपोटेनस तो दोनों केस में बराबर है √82, है कि नहीं है, तो sin प्लस cos जब पूछा जाएगा तो p प्लस बी आएगा, और दोनों जगह p प्लस बी बराबर है। तो यहां पॉसिबिलिटीज दो हैं, बट जो एक्सप्रेशन तुमसे पूछा जा रहा है उस एक्सप्रेशन में दोनों पॉसिबिलिटीज से उत्तरवा एक ही आएगा, क्योंकि जोड़ना है परपेंडिकुलर और बेस को, और हाइपोटेनस से डिवाइड करना है। तो अगर एक परपेंडिकुलर होगा दूसरा बेस होगा, उसको एक्सचेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब सिमेट्रिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे यहां कोई फर्क ही नहीं है, आप दो ट्राइंगल बना लो फर्क नहीं है, तो यहां ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है आपको। बट ये जानना जरूरी है कि यहां हम क्यों दो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, क्योंकि sin प्लस cos पूछा जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टेंशन नहीं कि यहां दो ऑप्शंस हैं, एक ही उत्तर आना है, इसको पकड़ लो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो sin a प्लस cos से जोड़ोगे तो 10 बनेगा, 9 + 1 10, और 10/√82 आपकी वैल्यू होगी। ऐसा कुछ आ गया। आप कहोगे कि सर ये तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है क्या, या सच में नहीं दिख रहा है? तो आप कहोगे एक काम करते हैं, दिख रहा है, बस थोड़ा फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। यहां का 2 लेके अंदर जाओ, 5 बाहर छोड़ दो, 2 लेके अंदर जाओगे तो 2 4 बन जाएगा, और ये 4/82 बनेगा, और इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5√2/41। रूट में कॉट है तो ठीक है ना, अगर आपने रूट tan a को x मान लिया तो रूट कॉट a क्या होगा, 1/x। वही तो 1/x लिखा मैंने। ठीक है, दस बटे तीन प्लस 3/10 होगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? पाइथागोरस लगाना है मैडम, पाइथागोरस। पाइथागोरस की आत्मा आपको परेशान करेगी अगर आप पाइथागोरस भी ठीक से नहीं लगाओगे तो। 9 और 1 अगर आपके परपेंडिकुलर और बेसिस हैं तो क्या होगा, हाइपोटेनस √82 होगा। देखो ये सवाल पूछा गया है, √tan थीटा प्लस √cot थीटा 3 के बराबर है, तो ये जो निकालना है ये आपको √tan थीटा प्लस √cot थीटा नहीं निकालना है, आपको tan निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, बट थोड़ा सा सतर्क रह के आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि x + 1/x यहां 3 के बराबर है। अब देखिए चैलेंज क्या होता है, चैलेंज ये होता है कि जैसे ही हमें tan प्लस कॉट फ्रैक्शन में दिया हो तो वैल्यू गेस करना आसान है, लेकिन tan प्लस कॉट अगर फ्रैक्शन में ना दिया हो तो आप इसको बाइफरकेट करके इतनी आसानी से देख नहीं पाओगे, वहां दिख जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर से हिंट मिल जाती है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, और कोई चारा नहीं है आपके पास, पहली बात। ऑलराइट, लेकिन क्वाड्रेटिक ना बनाए तो भी काम चल जाएगा। कैसे? अगर आप इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या है जरा बताओ। आप कहोगे अगर आपने इसको x माना है और ये 1/x है तो ये वैल्यू 3 के बराबर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप कहोगे ये x² है, ये अगर x है तो ये x² है, तो आप कहोगे हमें निकालना है ये x³ + 1/x³। अब ये ना थोड़ा एलजेब्रा वाला सवाल हो गया कि a³ + b³ की जो वैल्यू होती है वो होती है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab, वो तो 1 हो गया, प्रोडक्ट इंटू a + b। एलजेब्रा में इसको ऐसे पढ़ाया जाता है कि भाई अगर ये वैल्यू a के बराबर हो तो x³ + 1/x³ जो होता है तुम्हारा
तो सीधा a क्यूब माइनस 3a के बराबर होता है। यहाँ देखो, तो यही करना है आपको, यहाँ रखना है 3 क्यूब माइनस 3 × 3, तो ये हो गया 27 माइनस 9, और परेशानी नहीं लेनी है आपको। 16, 17, 18 के बराबर है ये ऑप्शन। तो यहां थोड़ा सा आपको, ये नहीं कि tan की वैल्यू अलग से निकालने चले गए, वो क्वाड्रेटिक बनाएगा और आप परेशान हो जाओगे फिर कि लोग यहाँ tan की वैल्यू निकालेंगे फिर जाके रखेंगे। नहीं, आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और रख देना है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को कंबाइन करके देखना है। सिमिलर क्वेश्चन ये भी है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा प्लस cot थीटा आपको दिया है और पावर में 4 निकालना है। तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस 1/x, नहीं x मत मानो इसको, x तो इधर लिखा हुआ है, इसको हम a प्लस 1/a मान लें। ये मुझे क्या दिया हुआ है, x के बराबर दिया है। तो एलजेब्रा में क्या करना है आपको, a² प्लस 1/a² निकालना, मतलब इसका स्क्वायर कर लो। हमें पावर में 4 जाना है तो हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू मिलेगी x² माइनस 2। फिर हम कहेंगे फिर से स्क्वायर करो, क्योंकि मुझे तो पावर में 4 चाहिए। -2 क्यों बना, स्क्वायर करोगे तो a² प्लस 1/a² माइनस प्लस 2 बनेगा। तो केवल इतनी वैल्यू अगर लिखनी है तो x² माइनस 2 हो गया। फिर हम करेंगे स्क्वायर, a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 2 इंटू दिस 2 बनेगा। तो आप कहोगे फर्दर ये वैल्यू जो है x² माइनस 2 का होल स्क्वायर किया जाएगा और इसमें 2 और घटाया जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट द वैल्यू इज। लेकिन आप कहोगे इस फॉर्मेट में तो मुझे कहीं कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, तो आपको इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको खोलोगे तब आपको दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहोगे ये बनेगा x² प्लस, ये वैल्यू मैं ओपन करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, तो मैं कर देता हूँ। ये है x⁴ प्लस 4 माइनस 4x² माइनस 2। तो ये वैल्यू है तुम्हारी x⁴ माइनस 4x² प्लस 2। तो आप खुद देख लो, अगर यहाँ x² कॉमन ले लो आप, आपका क्या इस सवाल में कोई और सरल अप्रोच संभव है? यस, आप x को 2 मान लो पहले ही। x को 2 मानते ही क्या होगा आपका, x थीटा 45 डिग्री हो गया, तभी 2 बनेगा 1 1। तो आंसर भी मेरा 2 आना चाहिए। तो देखो x को हमें 2 मानने पे कहाँ आंसर 2 आ रहा है। अब यहां थोड़ा सा आप फंस जाओगे, क्योंकि x को 2 मानने पर यहां पर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये -2 आ जाएगा। x को 2 मानने पे यहां भी नहीं आएगा, बट x को जैसे ही 2 मानोगे आप, यहां भी नहीं आएगा, तो आप बच गए, डी ऑप्शन आ गया। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही आपने x को 2 माना, थीटा 45 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों 1 1 है और थीटा 45 है, तो मेरा आंसर भी 2 हो गया। एक ही ऑप्शन 2 है यार, मुझे लगा कम से कम 2 तो होगा, है ही नहीं है, ओनली ऑप्शन डी। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वे दैट वी कैन डू कि वैल्यू रखो उत्तर पाओ, वैल्यू रखो उत्तर पाओ। एक और तरीका है, डिग्री के टर्म्स में भी देख सकते हैं कि भाई हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा जो है वो x है। तो आपको पता है अगर इसका पावर 4 करोगे तो x⁴ दिखना चाहिए। ठीक है, तो उससे भी आप कह सकते हो कि आंसर डी है। या फिर आप x को 2 मानो, थीटा 45 हुआ और इसकी वैल्यू फिर 2 हुई, और देखो कौन सा ऑप्शन 2 है, उससे भी आपकी वैल्यू आ गई। हो सकता है किसी में 2 ऑप्शन में पावर 4 दिया हो, तब ये 45 डिग्री वाली चीज आपके काम आ सकती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका आंसर दे सकता है कि भाई डिग्री 4 होनी चाहिए और आंसर भी मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अगर ऑप्शंस थोड़े और स्मार्टली क्रिएट किए जाएंगे तो भी आप लगा पाएंगे। 27वां सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन है आपके, इन पे विचार करना है आपको। विचार करने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना है, कि आप विचार कर रहे हैं बैठ के, कुछ करना ही नहीं, अब तो विचार ही करना है, करेंगे। चलो देखो, क्या इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है? इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये tan² थीटा होता है, ये -cot² थीटा होता है, तो tan² थीटा इंटू -cot² थीटा -1 के बराबर होता है। तो पहला क्या है, गलत है। आप कहोगे -1 के बराबर आएगा, इसलिए गलत है। तो देखो ये गलत हो गया,
बोथ 1 and 2 तो हो ही नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे, या तो दूसरा गलत है दूसरा सही है। ये एक्सप्रेशन भी मैं आपको बता चुका हूं अगर आपको ध्यान हो तो, कि जब यहां साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होता है और यहां पर आपका 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो आपको बता चुका हूं कि वैल्यू वाकई में 2 कोसेक थीटा ही होती है। जब यहाँ साइन साइन होता है तो कोसेक होता है, यहाँ कॉस कॉस, और यहाँ साइन साइन तो सेक होता है। तो ये करेक्ट है, तो आंसर हो गया बी, 2 ओनली। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आपको दी है tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। कैसा होगा? तो आप कहोगे सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। और ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan ए कॉट ए। तो ये एक्चुअल में इसके बराबर हो जाएगी, बिकॉज वो जो 2 है ये हर स्टेटमेंट में एक आइडेंटिटी लिखी हुई है बेटा, ध्यान रख सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज को रिवाइज करने का एक तरीका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज एक्चुअली इक्वल टू tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। दूसरा देखिए, कोसेक प्लस साइन कोसेक माइनस साइन, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखना ध्यान से इसको, इस एक्सप्रेशन को, जैसे इसको आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखोगे और यहां पर आपका है माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 1 माइनस साइन की पावर 4 ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो कि बनेगा कॉस स्क्वायर है इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है। ये कॉट स्क्वायर ए बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई होके कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा। ये कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए कटेगा, ये वैल्यू कॉस स्क्वायर ए ही रहेगी। हो गया आंसर, ये भी करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इसके बराबर होगा, पहला स्टेटमेंट। तो स्क्वायर करो, जहां कंफ्यूजन दिखे वहां कर डालो स्क्वायर आप, है ना। और देखो क्या मिलेगा, तो अच्छी बात यह है कि जब इसको स्क्वायर करोगे आप तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बनेगा प्लस 2 साइन ए कोसेक ए बनेगा जो कि 2 के बराबर होगा। तो यहां से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, दूसरे से आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और 2 और मिलेगा, उसको मैं यहां लिख रहा हूं 4, उसको मैं लिख रहा हूं 4, 2 और 2 4। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 5, और 5 प्लस आपके पास हो गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी 1 प्लस कॉस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक्चुअल में वैल्यू आपकी क्या हो गई 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है, करेक्ट है। सर लास्ट टाइम लिया करो, शुरुआत में नहीं प्लीज, बातचीत के क्यों, रोज कौन सा लेते हैं बातचीत का टाइम यार। 80 क्लास हुई है, चेक करो जरा, 80 से भी ज़्यादा हो गई क्लास। चेक करना कितनी क्लास में मैंने शुरुआत में बातचीत करी है, 20 मिनट। हाँ, देख के बताओ कल। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए को साइन ए प्लस कॉस ए से, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए।
क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए फैक्टराइज करने पे कटेगा। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई है। क्या होता है फैक्टराइजेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आपको साइन ए प्लस कॉस ए जोड़ना है, साइन ए कॉस ए जोड़ देना है। यहां दिया हुआ ना, साइन ए कॉस ए जोड़ रहा हूं मैं, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये tan ए के बराबर नहीं है, ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर है, तो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है 1 ओनली। सो एक्चुअल में ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है, बट यहां tan ए लिखा दो गलत, tan ए लिखा दो गलत है। अगला सवाल देखिए, sec a प्लस कॉस ए 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? sec की पावर 5a प्लस कॉस की पावर 5a। sec a cos a अगर 2 है तो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 के बराबर है। x की वैल्यू मेरी क्या होगी? 1 होगी, यानी मेरा sec a 1 हो गया। तो ये 1 प्लस 1 ही बनेगा, पावर कितना भी लगा लो तो आंसर क्या है? 2। इसमें डी ऑप्शन दिया ही नहीं है। ओके, इसमें तो डी ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ। 2 करेक्ट है तो ठीक है। यहाँ देखो, साइन ए प्लस कोसेक 2 के बराबर है, सेम कहानी, x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 है, दोनों 1 1 होंगे क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, उल्टे हैं, तो ये एक एक होगा तभी 2 के बराबर होगा। तो यहाँ भी एक बनेगा, यहाँ भी एक बनेगा, पावर में कुछ भी लगा लो 2, ये भी 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a 2 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? ये भी बात वही होगी कि भाई ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी? एक एक के बराबर होगी। तो tan a जब एक है तो बहुत ध्यान से देखना, ये बात वही हो रही है यहाँ पर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया इसने, ये जरूरी था बोलना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, क्योंकि ये 1 1 होगा तभी 2 होगा, और a 45 डिग्री होगा तभी 1 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो साइन की पावर जो 4a है ये बनेगा √1 अपॉन √2 की पावर 4, और कॉस की पावर 4a भी इतना ही बनेगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन √2 की पावर 4 हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन 4 हो गया आपका, ये वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई। अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि यहां ये ना भी दिया होता कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पावर में 4 दिया हुआ है ना, तो तुम 135 लोगे तो भी मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, साइन माइनस होगा, बट पावर 4 है तो दिक्कत क्या है? तो यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि दिया जाए कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नहीं, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। ए अगर कोई भी क्वाड्रेंट होगा तो भी उत्तर यही आएगा। फर्क तब आता जब आपको साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए निकालना होता, तब मैं दिखा रहा हूं क्या आंसर होता, कि ए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आंसर आपकी वैल्यू क्या आती? आप कहते 1/2√2 1/2√2, तो 1/2 इंटू 1/√2 का होल क्यूब प्लस 1/√2 का होल क्यूब बनता, तो ये आपकी वैल्यू हो जाती 1/2√2 1/2√2, दैट इज 2/2√2 इज 1/√2। लेकिन अगर ए सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, आंसर 0 हो जाता। ए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता, आपको पता है साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, वहां आंसर आता आपका -1/√2। एंड दिस ए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, आपको पता है कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, आंसर फिर से 0 होता। तो अगर क्वाड्रेंट ना दूं मैं और पावर आपको क्यूब दे दूं तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, 0, 1/√2 एंड -1/√2। तो मजा तो तब होता जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता कि बताओ साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, और 3 ऑप्शंस में ये पॉसिबल वैल्यू लिखी जाए, 0, 1/√2 और -1/√2, और एक ऑप्शन में दिया जाए कुछ और, एक ऑप्शन में आपको वैल्यू कुछ और दी जाती है। समझ में आएगा नहीं आपको कि असली गेम यहां पर है, वहां तो देने का कोई मतलब ही नहीं है। जब पावर में 4 4 है तो माइनस हो या प्लस हो, क्या होगा? वो प्लस ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहां बहुत मतलब है, बहुत ज्यादा मतलब है, ठीक है। सो द वैल्यू इज गोइंग टू बी डी 1/2। कॉस थीटा 5/13 है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है।
तो देखो जब cos 5/13 आपको दिया हुआ है और आपको ये मान कैलकुलेट करना है तो रख दो यार, सॉल्व कर लो, क्या ही करना है इसमें। ये हो जाएगा 1 + 5/13 और यहां पर हो जाएगा 1 + 13/5। तो ये हो गया 13/18 प्लस 5/18, एक हो गया आपका। इसेंशियली इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसका मेथड मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपको कुछ पढ़ाया था कि जब भी x इंटू वाई आपका 1 के बराबर हो तो 1/1 + x की पावर n प्लस 1/1 + y की पावर n की वैल्यू 1 होगी। मैं बता चुका हूं चीज आपको, ये वही है, क्योंकि एक वैल्यू आपको दी है cos थीटा और एक वैल्यू आपको दी है sec थीटा और पावर में क्यूब लगा दिया बस। sec और cos का प्रोडक्ट 1 होता है तो ये वैल्यू 1 ही आनी है। ये आपको ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, इसकी नीड ही नहीं है, cos थीटा की जरूरत ही नहीं है मुझे बस सिर्फ ये लिख दो कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं कहूंगा भाई ये x³ है और ये 1/x का होल क्यूब है या y³ है और इसका प्रोडक्ट 1 है, तो आंसर 1 ही आएगा इसका, ये वैल्यू 1 ही आएगी, वो क्यूब हो या ना हो। क्यूब दिया है तो क्या होता है, अच्छा आप कह रहे हो क्यूब दिया हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। क्यूब दिया तो क्यूब कर लो, आंसर यही आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि इसको तो मैं आपको जनरल मेथड दिखा चुका हूं। ओके, कॉट थीटा की वैल्यू दी है ये 2020/2019 और 1/1 + tan, देखो सेम फॉर्मेट है, इसकी जरूरत आपको नहीं है। ये आप कहोगे मेरे लिए x है और ये मेरे लिए क्या है, y है, और x इंटू वाई क्या है, 1 के बराबर है, tan और cot है, तो इसका सम 1 ही आएगा, इसका सम 1 ही आएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप ये वैल्यू cot थीटा की वैल्यू 2020/2019 रखो, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कह रहा है ये बताओ किसके बराबर है, किसके बराबर होगी ये वैल्यू, tan a/1 - cot a प्लस cot a/1 - tan a। तो दो काम कर सकते हो आप, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर होगा वो मिल ही जाएगा कि क्या वैल्यू है। आप वैल्यू रख के देखना चाहते हो क्या, वैल्यू रख के देखने में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि तुरंत 45 पे चेक करो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा और 45 पे -1 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये रिस्क आ गया, और 45 पे ये 1 हो जाएगा। तो 45 पे दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं और वैसे भी आप 45 रख भी नहीं सकते हो क्योंकि अनडिफाइंड केस बन जाएगा, तो 45 के बारे में सोचना ही गुनाह है। लेकिन जब 45 नहीं रख सकते हो तो आपको 135 जरूर सोचना चाहिए। 135 पे डिनोमिनेटर अनडिफाइंड नहीं होगा क्योंकि ये -1 मिला के +2 बना देगा। तो जरा -135 पे सोचते हैं, ये वैल्यू क्या होगी, -1 आ जाएगा, 113 आ जाएगा, और ये -1 है, ये -1 देगा, और यहां पर आपका एक +1 बनेगा, एक -1 बनेगा, आंसर 1 रहेगा, एक -1 कट जाए। तो आप कहोगे बात अभी भी वही है कि दो ऑप्शन -1 आ रहे हैं, बट 135 डिग्री रखना आसान है, ट्राई करते हैं, ठीक है, दो ऑप्शन बचेगा, सोचा जाएगा, फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगा, आपको मजा आएगा देखने में। तो आप कहोगे जैसे 135 डिग्री यहां रखोगे, आप कहोगे -1/2 बनेगा और यहां भी आपकी वैल्यू -1/2 होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, -1। ओके, हाँ जी, -1 हो जाएगी। अब -1 दो ऑप्शंस में है, सी और ए और सी में है, ए और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये मैं आपको बताता हूं। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा ए, और इसका कारण क्या है, और इसका कारण मैं बताता हूं क्या है, इसका कारण है सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, क्या tan और cot में बैलेंस है, यस, क्या tan और cot में किसी को ज्यादा वेटेज दिया गया है, नहीं। अगर यहां tan न्यूमरेटर में है तो यहां tan न्यूमरेटर में है, cot न्यूमरेटर में है, यहां अगर 1 - cot है तो यहां 1 - tan है। कहने का मतलब यहां tan और cot के जो वेट्स हैं वो बराबर है कि नहीं है, क्या साइन भी सेम है, यस,
क्या इनका साइन भी सेम है? आप देखो, यहां प्लस तो यहां भी प्लस, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, तो कहीं कोई भेदभाव नहीं है, एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम है, एक परफेक्ट इक्वालिटी है, एक परफेक्ट सिमेट्री है। तो जब तुम देख रहे हो कि मेरे दो ऑप्शन -1 से मैच कर रहे हैं, तो आप एक सवाल पूछोगे कि जब क्वेश्चन में tan और cot में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बराबर का वेटेज है, तो ऑप्शन में भी होना चाहिए। यहां तुमने 2 tan A लिख दिया तो 2 cot A कहां है? ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, दोनों चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 2 tan A मेरा tan A प्लस cot A के बराबर है, डिस्गाइज फॉर्मेट नहीं है ये। या हम 1 प्लस एक tan A को cot A बोल दें, 1 प्लस tan A cot A नहीं होता है, मतलब ये कोई डिस्गाइज्ड सिमेट्री है ही नहीं है। तुमने 1 प्लस 2 tan A लिखा तो मेरा cot A कहां गया? या तो हम देख पाए कि भाई 1 प्लस tan A cot A है, तो हम कहें ये tan A प्लस cot A लिखा है, ऐसा नहीं है। कोई कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिक कन्वर्जन हो, नहीं है, इसलिए आप कहोगे आपका आंसर ये करेक्ट है। ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन यहां अगर 1 है तो ये दोनों के लिए न्यूट्रल है, और tan A है तो cot A भी है, और प्लस में आप कहोगे सर यहां भी तो tan A cot A था, बट वो तो पहले एलिमिनेट हो गया ना 45 डिग्री, जब हमने 135 रखा तो वैल्यू 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। सिमेट्री के हिसाब से ये भी हो सकता है, क्योंकि माइनस माइनस से चलेगा, लेकिन वो तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका ना। जो दो -1 बचा, उसमें हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सिमेट्री को कैसे यूज कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों ऑप्शन तो होने थे ही नहीं पहले से, क्योंकि यहां -tan है और यहां प्लस cot है, चलेगा नहीं है। या तो दोनों माइनस माइनस हो, दोनों प्लस प्लस हो, सिमेट्रिक होने चाहिए। तो दीज टू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, होने ही नहीं थे। तो आपके पास एक्चुअल में दो ही ऑप्शन थे जिसमें आपको देखना था कौन सा मेरा करेक्ट होगा। देन आप रखो 135 डिग्री और निकाल लो। इवन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अब तो परफेक्टली उत्तर करेक्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहले तो ए का वैल्यू 135 रखने के बाद ही ये देख सकते हैं, नहीं तो पहले ऑप्शन बी भी सिमेट्री है, तो बी तो सिमेट्री है ही है। मैं कह रहा हूं हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं यहां पर, वैल्यू एंड सिमेट्री, वैल्यू एंड सिमेट्री। जब tan A और cot A लिख सकते हैं तो C भी सेम है, नहीं ऐसा नहीं होता है। सिमेट्री ओवरऑल एक्सप्रेशन में होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सिमेट्री नहीं होती है। सिमेट्री ओवरऑल एक्सप्रेशन की होगी ना, आपका ये एक एक्सप्रेशन है, ये सिमेट्रिक है, तो आपका आंसर ओवरऑल एक्सप्रेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। तो जब आप सिमेट्री देख रहे हो तो आप ओवरऑल एक्सप्रेशन को देख रहे हो, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं देख रहे हो आप। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन में कौन कौन सिमेट्रिक है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। अब इनमें वैल्यू डाल दो कि कौन सही है। ए सही। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, वो ट्रेडिशनल तरीका है, तो वो घर पे ट्राई कर लेना आप, ठीक है। तो 20 मिनट मैंने बकवास करी थी क्लास के पहले, तो 20 मिनट आपका बैलेंस कर दिया, ठीक है। कंटेंट हो गया हमारा, 20 सवाल हमने सॉल्व कर लिए लगभग, ठीक है। बाकी घर जाइए, मजे करिए। कल बेटा नवमी है और सुबह थोड़ा पूजा पाठ रहेगा, तो कल सवेरे का क्लास जो है वो तय समय पे तो नहीं हो पाएगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कल क्लास हो भी पाएगा कि नहीं, कि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं आपके। 10 बजे श्रीकांत सर की उड़ान बैच है, फिर बहुत सारा अजीब सा शेड्यूल रहता है ना, पूरा दिन ऑक्युपाइड है, तो कल का क्लास का कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अपडेट मैं आपको शाम तक करूँगा कि कल सुबह वाली क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बिकॉज मॉर्निंग में मैं तो फ्री नहीं रहूँगा, ठीक है। सो टाइमिंग खोजता हूँ कि कुछ बीच में अगर एडजस्ट कर पाए तो आपको बुलाते हैं, बट अभी गारंटी नहीं दे सकता हूँ मैं, बिकॉज पूरा दिन क्लास ऑक्युपाइड है, फुल डे, ठीक है। तो कल की क्लास का अपडेट मैं आपको शाम की क्लास में दूंगा कि सुबह वाली क्लास का कल क्या होगा, ठीक है। हो सकता है ना भी हो, इट डिपेंड्स, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। तो आज अगर लोड ज़्यादा पड़ गया है तो ठीक है। एनीवे चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े करें, ओके। शाम को बताता हूँ।
कल वाली क्लास में शाम को एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, ठीक है, एवरेज औसत, तो आना ज़रूर। चलो बाय, थैंक यू।